तो ये एक नई मूवी होने वाली है, वो भी इस चीज़ पे क्या होता अगर गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद सुपर सैयन इन्फिनिटी अचीव कर लेता। और ये मूवी फुल ऑफ थ्रिल और फाइट से भरी होने वाली है, जो कि मैं दावे से कह सकता हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अपने स्नैक्स लेकर के बैठ जाओ और अगले 2 घंटे तुम्हें इतने ज़्यादा थ्रिल और मज़ा देने वाले हैं जितने तुम्हें पहले कभी नहीं सेंस किए होंगे। हो सकता है तुम्हें गूज बम्स भी आ जाए। खैर, तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं अपने इस मूवी को। तो लेकिन उससे पहले अगर तुम इस चैनल पर नए हो और अगर तुम्हें ऐसी ही मूवीज़ और मांगास देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। तो बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब शुरू करते हैं इस मूवी को बिना किसी बकवास के। तो इस स्टोरी की स्टार्ट होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से, जब गोकू अर्थ पे आराम कर रहा होता है। तभी गोकू को सपने में एक सैयन दिखाई देता है। गोकू देखता है कि उसके आसपास एकदम अंधेरा छाया हुआ है। तभी सामने से एक रोशनी आती है जिसमें कि एक अजीब सा सैयन होता है जिसका चेहरा नहीं समझ में आ रहा होता, लेकिन वो गोकू की तरफ हाथ बढ़ाता है। गोकू कहता है, तुम कौन हो और आखिर तुम आए कहाँ से हो, तुम मुझसे चाहते क्या हो? तो वो सैयन कहता है, मेरे पास आओ काकारोट, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतना ताकतवर बनाना चाहता हूँ कि तुम इस यूनिवर्स के, इस मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल बन जाओगे। गोकू कहता है, लेकिन आखिर तुम आए कहाँ से हो? तो वो सैयन कहता है, मैं सैयन के असली यूनिवर्स से आया हूँ, जिसका नाम था यूनिवर्स ऑफ सैयन्स। मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। हमें बदला चाहिए, हमें उन बीइंग से बदला चाहिए जिन्होंने हमारे यूनिवर्स को तबाह कर दिया, और इसमें केवल तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। ऐसा बोल करके वो सैयन अपना हाथ थोड़ा और आगे बढ़ाता है गोकू की तरफ, और गोकू भी उस सैयन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही उनके हाथ टच होने वाले होते हैं तभी चीची गोकू को जगा देती है। गोकू एकदम घबरा करके उठता है। गोकू कहता है, ये वो सैयन कहाँ था? आखिर कौन हो तुम? तभी चीची कहती है, तुम्हें क्या हो गया है गोकू? आखिर तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? हमने आज से पहले तुम्हें इतना ज़्यादा डरा हुआ कभी भी नहीं देखा है, ना ही किसी फाइट में। क्या हो गया तुम्हें? और गोकू जब अपने बेड में देखता है तो उसका पूरा बेड गीला हो चुका होता है पसीने से। गोकू इतना ज़्यादा घबराया हुआ होता है। गोकू चीची के सवाल का जवाब नहीं देता है और वो सीधा निकल जाता है वजीटा के पास में। जैसे ही गोकू कैप्सूल कॉरपोरेशन में पहुंचता है तो उसे बुल्मा देख करके भी घबरा जाती है। बुल्मा कहती है, गोकू आखिर तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? चिल। गोकू कहता है, बुल्मा वजीटा कहाँ पे है? मुझे और कुछ भी बात नहीं करनी तुमसे। बुल्मा कहती है, वो तो ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन तुम्हें हुआ क्या आखिर? तो गोकू बुल्मा को भी इग्नोर करता है और सीधे जाता है वजीटा के उस ट्रेनिंग वाले चेम्बर में। गोकू उसके गेट को खोलता है और वजीटा को लगता है कि ट्रंक्स या फिर बुल्मा ने डिस्टर्ब किया है उसे। वजीटा चिल्लाता है, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि ट्रेनिंग के समय पर मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। मुझे कुछ भी खाना नहीं खाना है और ना ही मुझे आराम करना है जब तक मैं उस काकारोट से आगे नहीं निकल जाता। तभी गोकू कहता है, वजीटा ये मैं हूँ गोकू। जैसे ही वजीटा गोकू को देखता है तो वजीटा खुद दंग रह जाता है, क्योंकि वजीटा ने भी पहली बार गोकू को इतना ज़्यादा घबराया हुआ देखा होता है। वजीटा कहता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया काकारोट? तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तो गोकू कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा वजीटा, तुम पहले बाहर आओ। जिसके बाद वजीटा बाहर आता है और गोकू वजीटा को लेकर के पहुंचता है सीधे पिकोलो और गोहान के पास में। जैसे ही पिकोलो, गोहान, गोकू और वजीटा इकट्ठे हो जाते हैं तभी वजीटा कहता है, अब क्या हो गया ये भी बता ही दो काकारोट, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रहे हो मुझे? तुमने मेरे बीच ट्रेनिंग से उठा लिया मुझे। गोकू कहता है, मुझे आज एक सपना आया था जिसमें मुझे एक सैयन मिला था, और उस सैयन ने कहा था कि हमारा एक यूनिवर्स हुआ करता था, सैयन्स का यूनिवर्स। वजीटा कहता है, क्या सैयन्स का यूनिवर्स हुआ करता था? तुम कैसी मजाक कर रहे हो काकारोट, ये ज़रूर ही कोई बुरा सा सपना होगा। गोकू कहता है, नहीं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो कोई बुरा सपना नहीं था, क्योंकि मैंने वाइब फील करी थी, मैंने उस सैयन की एनर्जी फील करी थी और मैं महसूस कर सकता था कि वो कोई बुरा सपना नहीं था। वजीटा कहता है, ठीक है, तो फिर हम चलते हैं लॉर्ड बीरस के पास में और वहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो हमें बता देंगे कि आखिर ऐसा कोई प्लैनेट एग्जिस्ट किया करता था या फिर नहीं किया करता था। गोकू कहता है,
हाँ, तुम्हारा ये आइडिया काफ़ी अच्छा है, हम ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। पिकोलो कहता है, देखो गोकू, तुम पहले तो अपने दिमाग को शांत करो। तुम इतनी देर से घबराए हुए हो और तुम्हारी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा कपकपाई हुई लग रही है। आखिर तुम इतना ज़्यादा क्यों डरे हुए हो? पहले तुम एक लंबी सी सांस लो और अपने आप को कूल डाउन करो। गोकू ठीक ऐसे ही करता है। वो थोड़ी लंबी सांस लेता है और अपने आप को कूल डाउन करता है। इवन गोकू कुछ देर के लिए मेडिटेट भी करता है, जिसके बाद गोकू काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करता है और अब वो एकदम फिट हो चुका था। खैर, गोकू और वजीटा बुल्मा के पास जाते हैं और वो बुल्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम प्लीज़ किसी भी बहाने से वीस और बीरस को इस अर्थ पे बुला लो। फिर चाहे वो खाने का बहाना हो या फिर कुछ और, कुछ भी करके उन दोनों को अर्थ पे बुलाओ। बुल्मा कहती है, लेकिन गोकू, वजीटा, वो अभी तो अर्थ पे आकर के गए थे कुछ समय पहले, वो दोबारा ही क्यों आएंगे अर्थ पे? और लॉर्ड बीरस तो मुझे लगता है सो रहे होंगे। गोकू कहता है, वो कुछ भी हो बुल्मा, तुम एक बार ट्राई तो करो। लॉर्ड वीस ही आ जाएंगे, वही बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। बुल्मा कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। जिसके बाद बुल्मा अपने डिवाइस की मदद से कोशिश करती है वीस को कांटेक्ट करने में, और वो ऐसा करने में सक्षम भी हो जाती है। वीस बुल्मा का कॉल उठा लेता है। वीस कहता है, क्या हुआ बुल्मा, आखिर तुमने अचानक से कॉल क्यों मिला दी? क्या कुछ काम था? तो बुल्मा कहती है, नहीं वीस, मैंने एक नई तरीके की रामेन बनाई है जिसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, और मैं उम्मीद से कह सकती हूँ ऐसी रामेन तुमने कभी नहीं खाई होगी। वीस कहता है, क्या? फिर तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा इस चीज़ को। तभी बीरस वीस का स्टाफ छीनता और कहता है, क्या तुमने नई रामेन बनाई है? मैं ज़रूर उस चीज़ को ट्राई करूँगा, और अगर वो रामेन मुझे अच्छी नहीं लगी तो फिर मैं तुम्हारे प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय कर दूँगा। जैसे ही बुल्मा कहने जा रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी, ऐसे कोई भी रामेन नहीं है हमारे पास, तब तक वीस उस कॉल को काट देता है और बीरस और वीस निकल आते हैं अर्थ की तरफ। बुल्मा कहती है, गोकू और वजीटा, तुमने कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया इस अर्थ को। अब मेरे पास कोई रामेन है ही नहीं, मैं उनको क्या टेस्ट कराऊंगी? और अगर उनको मैंने कुछ भी नहीं खिलाया तो फिर वो इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। गोकू कहता है, तुम चिल करो बुल्मा, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं लॉर्ड बीरस। बुल्मा कहती है, लेकिन स्टिल हमें उन्हें कुछ खाने को तो देना ही पड़ेगा। हम उनको ऐसा झूठ बोल करके तो अर्थ पे नहीं बुला सकते हर बार, फिर वो आगे से हमारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। गोकू कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मैं इंडिया में गया था और मैंने इंडियन नूडल्स ट्राई की थी, जो कि 2 मिनट में बन जाती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होती हैं। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि उन लॉर्ड बीरस को ये इंडियन नूडल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम लोग मजाक उड़ाओगे मेरा इस चीज़ को लेकर के कि इंडिया की मैगी लॉर्ड बीरस ट्राई करेंगे, लेकिन यार लॉर्ड बीरस भी तो पक चुके होंगे ना रामेन खा खा के, उन्हें भी तो पता चली इंडिया की मैगी कितनी टेस्टी होती है। खैर, कुछ समय बीतता है और बीरस और वीस अर्थ पे आते हैं। बीरस कहता है, कहाँ है रामेन, मुझे जल्दी खिलाओ वो रामेन। गोकू कहता है, वेट करिए लॉर्ड बीरस, उसे बनने में 2 मिनट लगते हैं केवल। बीरस कहता है, मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता उस रामेन के लिए, जल्दी से वो रामेन मेरे पास लेकर के आओ। तभी बुल्मा बीरस के सामने उस नूडल्स को परोस देती है। बीरस कहता है, ये क्या है? इसमें तो सब्जियां भी नहीं हैं और ना ही इसमें कोई मीट है, ये कैसे ही अच्छी लग सकती है? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस आप एक बार ट्राई तो करिए इस चीज़ को। जैसे ही बीरस उस नूडल्स को ट्राई करता है उसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। बीरस कहता है, ये नूडल्स तो वाकई में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं, इवन इसमें तो सब्जियां भी नहीं हैं और ना ही मीट है, स्टिल ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट है। मैंने तो कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी नूडल्स भी मुझे कभी खाने को मिल सकती हैं। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, अब अगर आपने इस नूडल को एंजॉय कर लिया हो तो क्या हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? बीरस कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ तुम्हारे इस खातिरदारी से, तुम मुझसे जो चाहे वो पूछ सकते हो। तो गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या कोई ऐसा यूनिवर्स था जहाँ पे सेयंस रहते थे केवल? तभी बीरस वो नूडल्स खाता खाता रुक जाता है और बीरस एकदम से घबरा जाता है। बीरस कहता है, तुम्हें तुम्हें किसने बताई ये बात? तो गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, मेरे को सपना आया था जिसमें कि एक सेयन मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था और कह रहा था कि उसे मेरी मदद चाहिए अपना बदला पूरा करने में, और ये हमारा असली ओरिजिन नहीं है। बीरस कहता है, गोकू, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ? ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात है, अगर तुमने मजाक किया है मेरे साथ तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, मैंने बिल्कुल भी मजाक नहीं किया आपके साथ, मैं
आखिर इतनी एक्यूरेट चीज़ कैसे ही बता पाऊँगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या सच में एक सेयन का यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था? बीरस कहता है, वीस, हमने बहुत फूड एंजॉय कर लिया है, अब हमें वापस अपने प्लेनेट पर जाना चाहिए। वीस कहता है, जी लॉर्ड बीरस, आप सही कह रहे हैं। तभी वीस और बीरस वहाँ से जाने लगते हैं। वीस कहता है, गोकू वजीरा, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही आगे निकल रहे हो। तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा काबू पाना चाहिए और एक मॉडल की तरफ बिहेव करना चाहिए। ऐसा बोल करके वीस और बीरस वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी गोकू वजीटा जा करके वीस और बीरस को पकड़ लेते हैं। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे बताइए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो सियन कौन था? क्या सच में कोई यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था? बीरस कहता है, मुझे छोड़ो गोकू, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ इस तुम्हारे पूरे प्लेनेट को ही तबाह कर दूंगा। गोकू कहता है, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता लॉर्ड बीरस उस चीज़ से, आप बस मुझे ये बताइए कि क्या कोई सेयन का यूनिवर्स सच में एग्जिस्ट करता था इस मल्टीवर्स में? तभी बीरस, गोकू, वजीटा इन सबको लेकर के पहुंचता है सीधे बीरस के प्लेनेट पे। बीरस कहता है, वीस, आखिर तुम इन गोकू वजीटा को लेकर के क्यों चल रहे हो हमारे प्लेनेट पे? वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, आप चिल करिए, मैं जैसा कर रहा हूँ एकदम सही कर रहा हूँ। खैर, कुछ समय में गोकू, वजीटा, बीरस, ये सभी पहुँचते हैं बीरस के प्लेनेट पे। जहाँ पहुँचने के बाद वीस कहता है, गोकू, वजीटा, देखो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और हम ये चीज़ तुमको नहीं बता सकते हैं। वजीटा कहता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आप हमें क्यों नहीं बता सकते हैं इसके बारे में? तो वीस कहता है, क्योंकि मुझे आज़ादी नहीं है और ना ही लॉर्ड बीरस को। अगर मैंने या फिर लॉर्ड बीरस ने तुम्हें इस बारे में बताया तो लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट ना ही केवल हमें मार देंगे बल्कि हमारे साथ इस पूरे यूनिवर्स को ही इरेज कर देंगे। उन्होंने सख्त मना कर रखा है किसी भी एंजल और डिस्ट्रॉयर को इस बारे में बताने के लिए, किसी भी अदर बीइंग को। गोकू कहता है, लेकिन हम तो सेयंस हैं ना, हमारा तो हक बनता है ये जानने का कि आखिर हम कहाँ से आए हैं और हमारा ओरिजिन क्या है आखिर। बीरस कहता है, चुप करो गोकू, इसके आगे मैं तुम्हें और ज़्यादा नहीं रोकने वाला हूँ। तुमने बहुत देर से मेरा दिमाग खा लिया है। अब तुम्हें अगर यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है तो तुम कर सकते हो वीस के साथ में, लेकिन मैं बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता हूँ उस चीज़ को ले करके कि तुम्हारे यूनिवर्स कौन सा था। ये सब एकदम बकवास चीज़ है। कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर ना ही बताइए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद गोकू वजीटा वीस के साथ ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन गोकू के दिमाग में वही सपना चल रहा होता है और वो सही से ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा होता है। गोकू काफ़ी बुरी तरीके से वजीटा से मार खा रहा होता है। वजीटा कहता है, खैखरॉट, आखिर तुम्हारे अटैक्स को क्या हो गया है? तुम मेरे अटैक्स को डॉज क्यों नहीं कर पा रहे हो? और ना ही तुम्हारे अटैक इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि वो मुझे हरा पाएँ। तुम क्या वही खैखरॉट हो जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरन को हराया था? मुझे तो नहीं लग रहा है। आखिर तुम्हारे साथ क्या हो गया है ये? गोकू कहता है, वजीटा, मैं उस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता नहीं आखिर क्यों वो एकदम से सही लग रहा है सपना। मुझे लग रहा है कि कोई कुछ तो चीज़ है जो कि हमसे छुपाई जा रही है वजीटा, हम सेयन से छुपाई जा रही है। तभी वीस गोकू को देख लेता है ये बोलते हुए वजीटा को, लेकिन वीस इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और वो गोकू वजीटा के नज़दीक पहुँच कर कहता है, मुझे लगता है तुम दोनों ने काफ़ी ट्रेनिंग कर दी है, अब तुम्हें अर्थ पे जाना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि अब तुम लोगों को हमसे और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तुम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और अब से ना ही मैं और ना ही लॉर्ड बीरस तुम दोनों को ट्रेन करेंगे। समझ में आई मेरी बात? ऐसा बोल करके वीस वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, वजीटा, क्या तुमने एक चीज़ नोटिस नहीं की कि आखिर ये लॉर्ड बीरस और लॉर्ड बीरस कितना ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं जब से मैंने इनको ये बताया है कि मैंने एक यूनिवर्स देखा था सेयंस का? वजीटा कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है खैखरॉड, मुझे भी लगता है कि कुछ बात तो छुपाई जा रही है हमसे और हम उस चीज़ को पता करके ही रहेंगे। गोकू कहता है, वजीटा, मैं दोबारा से सोने की ट्राई करता हूँ और देखता हूँ आखिर मुझे दोबारा से वो सपना आता है कि नहीं आता है। जिसके बाद गोकू दोबारा से सोने की कोशिश करता है, दोबारा से आराम करता है, लेकिन इस बार उसे वो सपना बिल्कुल भी नहीं आता। गोकू बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। गोकू अपनी आंखें खोलता है तो वजीटा पूछता है, क्या हुआ गोकू, क्या तुमने सपना देखा? क्या तुम्हें सपने में वापस से वो सियन दिखाई दिया? तो गोकू कहता है, नहीं वजीटा, वो मेरे को दोबारा से दिखाई नहीं दिया। पता नहीं आखिर क्या हो गया मुझे। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हम कैसे पता लगा सकते हैं वो यूनिवर्स के बारे में?
वेजिटा कहता है अब हमारे पास केवल एक ही चारा बचा है। तो वो कहता है कैसा चारा? तो वेजिटा कहता है लॉर्ड जेनो वाला। गोकू कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है वेजिटा, आखिर तुम लॉर्ड जेनो से इस बारे में पूछने की बात कर रहे हो? क्या तुमने सुना नहीं अभी लॉर्ड बीरस ने क्या कहा? लॉर्ड जेनो ने डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स तक को मना कर रखा है उसके बारे में हमें बताने के लिए, और तुम्हें लगता है कि हम लॉर्ड जेनो से इस बारे में पूछेंगे और वो हमें बता देंगे? इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो हमें नहीं मारेंगे? वो जेटा कहता है कैकरॉट मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा है। तुम खुद ही सोचो, इस मल्टीवर्स का जो क्रिएटर है वही अच्छे से जानता होगा इस मल्टीवर्स के बारे में, और कौन ही जानता होगा इस मल्टीवर्स के बारे में। मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड जेनो के अलावा हमें और कोई इस बारे में अच्छे से बता सकता है। और रही बात मारने की, तो मुझे नहीं लगता है कि लॉर्ड जेनो तुम्हें हार्म कर सकते हैं कैकरॉट। वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहते हैं। गोकू कहता है वैसे मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब क्योंकि मुझे अपने ओरिजिन के बारे में जानना है, उस यूनिवर्स के बारे में जानना है, इसीलिए मैं तुम्हारी साथ सहमत हूँ। जिसके बाद गोकू अपने बटन का यूज़ करता है और डायरेक्टली पहुँच जाता है जेनो की प्लेस पे, जहाँ पे जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट होता है। जेनो गोकू और वेजिटा को देख करके एकदम खुश हो जाता है। जेनो कहता है तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ गोकू? क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ खेलने आए हो या फिर किसी नए टूर्नामेंट के बारे में मुझे आइडिया देने आए हो? तो गोकू कहता है नहीं लॉर्ड जेनो, मैं वैसा कुछ भी नहीं करने आया हूँ, बस मुझे एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए था। जेनो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जो क्वेश्चन पूछना है इस मल्टीवर्स से रिलेटेड या फिर यूनिवर्सेस से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड तुम मुझसे पूछ सकते हो। गोकू कहता है ठीक है लॉर्ड जेनो, फिर बताइए आखिर ये सेन का यूनिवर्स क्या कभी एग्जिस्ट किया करता था? ये चीज़ सुनते ही जेनो कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट जाओ और इन गोकू वेजिटा को वापस से यूनिवर्स 7 में छोड़ आओ इनके प्लेनेट पे। गोकू कहता है लेकिन लॉर्ड जेनो आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो जेनो कहता है गोकू वैसे मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, इसीलिए मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। लेकिन आज के बाद से तुम कभी भी मेरे पैलेस पे नहीं आओगे, और अगर तुमने दोबारा से ज़रूरत भी की इस क्वेश्चन को पूछने की मुझसे, ग्रैंड प्रिस्ट से या फिर किसी भी डिस्ट्रॉयर और एंजल से, तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा गोकू। तुम्हारे पूरे यूनिवर्स को मैं एक साथ तबाह कर दूंगा। गोकू कहता है ठीक है लॉर्ड जेनो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। जेनो की आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा था, मानो कि ऐसा लग रहा था कि जेनो के ज़ख्म पे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। खैर, ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वेजिटा को लेकर के जाता है यूनिवर्स 7 में और अर्थ पे जाकर के छोड़ देता है। गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा मैंने तुमसे कहा था ना कि लॉर्ड जेनो से इस बारे में नहीं पूछना चाहिए। अब वो हमसे अपसेट हो चुके हैं और अब हमें नहीं पता कि आगे हमारे साथ क्या होगा। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है वेल, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ उस बारे में, लेकिन मुझे वादा करो कि तुम कभी भी इस बारे में लॉर्ड जेनो को नहीं बताओगे। वेजिटा कहता है जी लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, हम ज़रूर जानना चाहेंगे उस बारे में, हम कभी भी लॉर्ड जेनो को इस बारे में नहीं बताएंगे। तो ग्रैंड प्रीस्ट बताता है कि काफ़ी समय पहले एक यूनिवर्स एग्जिस्ट किया करता था जिसका नाम था यूनिवर्स ऑफ सेयंस। उस यूनिवर्स में केवल सेयंस ही एग्जिस्ट करते थे और वो यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स था। उसमें जो मॉर्टल्स थे वो सारे सेयंस थे और वो काफ़ी समय तक हमारे मल्टीवर्स की रक्षा करते थे। इवन हमारे मल्टीवर्स के जो टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स थे उसमें केवल सेयंस ही आते थे, और कोई बीइंग ही नहीं था या फिर डिस्ट्रॉयर या फिर कोई एंजल भी नहीं था जो कि उन सेयंस के सामने टिक भी सके। वो इतने स्ट्रॉन्ग सेयंस थे। उन सेयंस के पास ऐसी ऐसी फॉर्म, ऐसी ऐसी टेक्निक्स थी जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या फिर डिस्ट्रॉयर की हकाई एनर्जी को भी सरपास करती थी। लेकिन तभी एक दिन उस यूनिवर्स के एक सेयन ने हद पार कर दी। उसने एक ऐसी फॉर्म को अचीव कर लिया जो कि सीधे लॉर्ड जेनो की ओमनीपोटेंट पावर को टक्कर दे सकती थी। क्या नाम था उस फॉर्म का? उस फॉर्म का नाम था सुपर सेयन इन्फिनिटी। हाँ, उस फॉर्म का नाम था सुपर सेयन इन्फिनिटी, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग फॉर्म थी कि उसे हराने में मेरे और लॉर्ड जेनो के पसीने छूट गए थे। उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के तुरंत बाद ही पूरा सेयन यूनिवर्स ही तबाह हो गया था। उस सुपर सेयन इन्फिनिटी से इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई थी
इवन वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था कि उसे कोई भी नहीं रोक पा रहा था। उस सेयन के सामने जो कोई बीइंग भी आ रहा था वो मानो कि एक धूल बन के उड़ जा रहा था। वेजिटा कहता है तो अगर वो इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो ओमनीपोटेंट को टक्कर दे सकता था तो आप दोनों ने उसे कैसे हराया आखिर? तो ग्रैंड फिश कहता है वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि लास्ट मोमेंट में जब मैं और लॉर्ड जेनो ज़मीन में गिरे पड़े हुए थे और वो हमें मार नहीं जा रहा था, लेकिन तभी वो अपनी सुपर सेन इन्फिनिटी फॉर्म को लूज़ कर देता है, जिसके बाद मैं और लॉर्ड जेनो उसे ख़त्म कर देते हैं। अगर उस समय वो उस सुपर सेन इन्फिनिटी फॉर्म को लूज़ नहीं करता वो सेयन, तो फिर आज मैं और लॉर्ड जेनो तुम्हारे सामने नहीं होते, बल्कि वो सेयन इस मल्टीवर्स पे राज कर रहा होता। जिसके बाद से लॉर्ड जेनो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते थे सेयन्स से। और जब लॉर्ड जेनो ने तुम दोनों सेयन्स को भी पहली बार देखा था तो उनको फ्लैशबैक आया था उन्हीं सेयन्स का, और उन्हें डर लगा था कि तुम भी कुछ गलत ना कर दो इस मल्टीवर्स के साथ में। लेकिन तुमने टाइम के साथ साथ काफ़ी अपने आप को अच्छे से प्रूव किया है और लॉर्ड जेनो को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगने दिया है कि तुम बहुत बुरे हो सकते हो हमारे मल्टीवर्स के लिए। इसीलिए लॉर्ड जेनो तुमसे काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे। लेकिन आज जो तुमने चीज़ पूछी है लॉर्ड जेनो से, मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद लॉर्ड जेनो तुमसे कभी भी एक अच्छे तरीके से या फिर अच्छे बीइंग की तरह बात कर पाएंगे। गोकू कहता है लॉर्ड ग्रैंडप्रिस्ट, लेकिन हर सेयन एक जैसा नहीं होता है। हम काफ़ी अच्छे सेयन्स हैं और हम तो हमेशा ही मल्टीवर्स को बचाने की सोचते रहते हैं। इवन टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी हमारे यूनिवर्स का मॉर्टल जीता था, जिसने कि यही विश किया था कि सभी यूनिवर्सेस को वापस लाया जाए। ग्रैंडप्रिस्ट कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम दोनों को, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन अब लॉर्ड जेनो को ये बात कौन ही समझा सकता है। वो भले ही ओमनीपोटेंट है इस मल्टीवर्स के, लेकिन उनका नेचर काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश है। खैर फ़िलहाल मैं यहाँ से जाता हूँ, और ख्याल रखना उस चीज़ का कि तुम कभी भी किसी को ये चीज़ मत बताओ। गोकू वेजिटा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं ठीक है लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, हम किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले आता है वापस से जेनो की पैलेस पे। खैर गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे को सही सपना आया है, और वो तो सपना था भी नहीं, वो मदद मांग रहा था जो भी वो सेयन था। वेजिटा कहता है लेकिन गोकू क्या तुम्हारे सपने में जो सेयन आया था कहीं वो वही सेयन तो नहीं था जिसके बारे में लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट ने बताया, जिसने सुपर सेयन इन्फिनिटी फॉर्म को अचीव करके इस पूरे मल्टीवर्स को हथियाने की कोशिश की थी। गोकू कहता है पता नहीं वेजिटा कि वो वही सेयन था या फिर नहीं, लेकिन मैं ये डेफिनेटली इसे कह सकता हूँ कि जैसे ही वो सेयन मेरे सपने में आया था उसकी एनर्जी मैं महसूस कर सकता था। इवन वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जितना कि मैंने किसी भी और मॉडल को नहीं देखा इस मल्टीवर्स में। वेजिटा कहता है अब तो हम केवल वेट ही कर सकते हैं तुम्हें किसी दूसरे सपने आने का, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते कैकारोट। खैर जाओ और जा करके आराम करो और मुझे ट्रेनिंग करने दो। ये चीज़ उतनी भी कुछ खास बड़ी थी नहीं, तुम फालतू में इस चीज़ को इतना ज़्यादा बड़ा बना रहे हो। जिसके बाद गोकू और वेजिटा दोनों ही अपने अपने काम पे चले जाते हैं। गोकू ट्रेनिंग तो कर रहा होता है और अपने बाकी का काम भी कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता उन चीज़ों में। गोकू बार बार केवल यही चीज़ सोच रहा होता है कि आखिर वो सेयन को क्या मदद चाहिए थी मुझसे, और आखिर जो लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट ने बात बताई वो सच थी या फिर वो झूठ थी। क्या वो सेयन सच में बहुत ज़्यादा पीड़ित है, और क्या हमसे कुछ छुपाया जा रहा है? गोकू यही सोचते सोचते अपना पूरा दिन बिताता था। लेकिन तभी अचानक से एक रात उसको दोबारा से वही सेयन दिखाई देता है। गोकू इस बार उस सेयन से आंख में आंख मिला करके पूछता है कि तुम हो कौन, और मुझे सच जानना है। ग्रैंड प्रिस्ट ने मुझे बताया है कि तुम पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा करना चाहते थे, और इसीलिए तुमने वो ओमनीपोटेंट जैसी सुपर सेन इन्फिनिटी फॉर्म को अचीव किया था। बताओ क्या वो चीज़ सच है? अगर ये बात सच है तो फिर मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो गोकू को आवाज़ आती है कि हाँ ये बात सच है कि मैंने सुपर सेन इन्फिनिटी फॉर्म को अचीव किया था, लेकिन ये चीज़ सरासर झूठ है कि मैंने उस फॉर्म से मल्टीवर्स पे रूल करने की सोची थी या फिर मल्टीवर्स को हथियाने की सोची थी। गोकू कहता है तो फिर सच क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। तो विंग कहता है मैं उस सेयन यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन था, जैसे कि तुम इस यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल हो, और एक दिन अचानक से मैंने एक फ़ाइट के दौरान
नई फॉर्म को अचीव किया था, जो कि थी सुपर सैयन इन्फिनिटी। लेकिन वो फॉर्म मैंने गलती से अचीव कर ली थी। उस फॉर्म ने मुझे इतनी ज़्यादा पावर दे दी थी कि उससे कि मेरा पूरा यूनिवर्स उड़ गया, पूरा यूनिवर्स ख़त्म हो गया, मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। उस फॉर्म में इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, लेकिन मुझे फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं फ़ील हुई। मेरी फैमिली मेरी आंखों के सामने मर गई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मेरी फैमिली मरी है। मानो कि ऐसा लगा कि मैं एक ओमनीपोटेंट बीइंग बन गया हूँ और मेरे अंदर फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं हैं। जिसके बाद ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट को लगा कि मैं इस मल्टीवर्स के लिए ख़तरा हो सकता हूँ, या फिर मैं उनकी सीट को हथिया सकता हूँ। मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि उनको ये घबराहट होने लगी थी कि कहीं ये बीइंग हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना बन जाए और इस मल्टीवर्स के लिए नया ओमनीपोटेंट ना नियुक्त हो जाए। इसीलिए उन्होंने मुझे बिट्रे किया और मुझे मारने की कोशिश की। इवन उन्होंने मुझे मार भी दिया। जिसके बाद उन्होंने ना ही मेरे यूनिवर्स को रिवाइव किया और ना ही कभी मेरे साथ जस्टिस हो पाई। मैं बस यही चाहता हूँ गोकू कि तुम जस्टिस दिलाओ हमें। तुम उन ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट से बदला लो पूरे सेन यूनिवर्स के बिहाफ पे, और उस ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट की तानाशाही ख़त्म कर दो। ये प्रूव कर दो कि तुम एक सेन पूरे मल्टीवर्स को रूल करने का कैपेबल होता है, जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिसके बाद जो वो सेयन होता है, जो कि औरे के रूप में दिख रहा होता है गोकू को सपने में, वो गोकू की तरफ आता है और वो गोकू के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तभी गोकू की आँख खुलती है और वो देखता है कि उसका बेड दोबारा से गीला हो चुका है पसीने से। गोकू कहता है, ये क्या हुआ? वो सेयन तो मेरे अंदर चला गया। आह, आखिर अब क्या करूँगा मैं? आखिर ये सेयन क्या था? क्या इसने सच बताया या फिर लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट ने सच बोला था? गोकू काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि गोकू को समझ नहीं आ रहा उसे करना क्या है। लेकिन गोकू उस समय कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि चीची और गोटेन फालतू में ही परेशान हो जाएंगे। इसीलिए वो शांत रहता है। सुबह उठ करके वो सीधे जाता है वजीटा के पास में, ये सब जो कुछ भी हुआ उसे बताने के लिए। गोकू जैसे ही वजीटा के पास पहुंचता है, वो उसे समझाता है जो भी उसके साथ हुआ। वजीटा को लगता है कि अब कैकरॉट मजाक उड़ा रहा है मेरा, ये जानबूझ के ये सारी बातें बना रहा है, क्योंकि जब ये मेरे साथ होता है तब ऐसा इसके साथ कुछ भी नहीं होता, और जब ये मेरे साथ नहीं होता है तभी इसके साथ सब कुछ होता है। गोकू कहता है, वजीटा आखिर तुम क्या सोच रहे हो? वजीटा कहता है, अगर सच में वो एनर्जी तुम्हारे अंदर आ गई थी वो सपने में, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी भी तुम्हारे पास आ गई होगी। तो फिर मुझसे फ़ाइट करो और मुझे दिखाओ कि क्या सच में तुम स्ट्रांग बन गए हो या फिर तुम मजाक कर रहे हो। क्योंकि तुम्हारे मुताबिक वो एनर्जी अगर तुम्हारे अंदर आ गई थी तो तुम उतना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाना चाहिए, और अगर तुम नहीं बने हो इसका मतलब है कि तुम डेफिनेटली झूठ बोल रहे हो। ऐसा बोल करके वजीटा गोकू को धक्का देता है, लेकिन गोकू अपनी जगह पे ही खड़ा रहता है। वजीटा कहता है, ओ तो अब अपने आप को सही साबित करने के लिए तुम जान भी लगा रहे हो। ऐसा बोल करके वजीटा थोड़ी जान से और काफ़ी ताकत लगा करके गोकू के ऊपर धक्का मारता है, लेकिन स्टिल गोकू अपनी जगह पर ही स्टिल खड़ा रहता है। गोकू कहता है कि तुम ये क्या करना चाह रहे हो वजीटा? वजीटा कहता है, अच्छा तो अब तुम इनोसेंट बन रहे हो, तुम ये चीज़ साबित करना चाह रहे हो कि तुम सच में स्ट्रांग बन चुके हो। मैं अभी दिखाता हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। ऐसा बोल करके वजीटा अपनी सुपर सेयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो गोकू के ऊपर दोबारा से काफ़ी ज़ोर से धक्का मारता है, लेकिन फिर से गोकू टस से मस नहीं होता। वजीटा कहता है, ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं कमज़ोर तो नहीं हो गया? आखिर मैं कैकरॉट को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ? वजीटा अपनी पावर टेस्ट करने के लिए बगल वाली बिल्डिंग में एक की ब्लास्ट मारता है और वो पूरी बिल्डिंग ही गिर जाती है। वजीटा कहता है, नहीं मैं कमज़ोर तो नहीं हो गया हूँ, लेकिन मैं इस कैकरॉट को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ? ऐसा बोल करके वजीटा और ज़्यादा रेज करता है और वो अपनी सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वजीटा फिर से गोकू के ऊपर धक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू बिल्कुल भी नहीं हिलता। गोकू कहता है, वजीटा क्या तुम कोशिश भी कर रहे हो? आखिर ये क्या चल रहा है? मुझे तो लग रहा है कि तुम बस मुझे छू रहे हो। वजीटा कहता है, मजाक करना बंद करो कैकरॉट, तुमने डेफिनेटली कुछ गड़बड़ की है अपने साथ, तुम भारी कपड़े पहन करके आए हो। गोकू कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो वजीटा? आखिर मैं भारी कपड़े पहन करके क्यों आऊँगा तुम्हारे सामने? इवन तुम खुद ही देख सकते हो मैं काफ़ी लूज़ कपड़े पहने हूँ और यही कपड़े तो मैं रोज़ पहनता हूँ। वजीटा कहता है, चुप करो, तुम अब एक प्रिंस की बेइज्जती कर रहे हो।
ऐसा बोल करके वजीटा दोबारा से रेज करता है और वो अपनी सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वजीटा अब अपनी पूरी जान से गोकू को धक्का मारता है, लेकिन गोकू को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। गोकू कहता है, वजीटा तुम क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ, अपनी ताकत तो लगाओ, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम मेरे ऊपर बस टच कर रहे हो। वजीटा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना काकारोट, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरी इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी मैं तुम्हें हिला ना पाऊँ। ऐसा बोल करके वजीटा गुस्सा आ जाता है और वो गोकू के ऊपर एक पंच मार देता है काफ़ी ज़ोर से, लेकिन गोकू केवल अपनी छोटी ही फिंगर से वजीटा के उस पंच को रोक लेता है और कहता है, वजीटा आखिर इतने तुम्हारे पंचेस इतने ज़्यादा स्लो क्यों हो गए हैं, क्या तुमने ट्रेनिंग नहीं की है काफ़ी समय से। वजीटा के पसीने छूट जाते हैं ये चीज़ सुन करके। वजीटा कहता है, ये कैसे हो सकता है, कहीं काकारोट सच तो नहीं बोल रहा है, कहीं उस एनर्जी ने सच में तो गोकू के अंदर प्रवेश नहीं पा लिया है, कहीं ये सच में तो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन गया है। ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर ये काकारोट मुझसे आगे कैसे निकल सकता है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। गोकू कहता है, तुम क्या सोच रहे हो वजीटा, मुझे भी तो बताओ, तुम इतनी देर से कुछ ना कुछ करे जा रहे हो बस मुझे बिना बताए। वजीटा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो काकारोट, तुम्हारे अंदर सच में उस एनर्जी ने कब्ज़ा पा लिया है और अब मुझे यकीन हो गया है कि वो यूनिवर्स वाली बात सही थी, सीएन यूनिवर्स वाली बात सही थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गोकू कहता है, खैर वो सब छोड़ो वजीटा, अब हमें पता लगाना चाहिए उस यूनिवर्स के बारे में, उस सीएन यूनिवर्स के बारे में जिसके बारे में लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट ने हमें बताया था। तभी गोकू वजीटा एक चीज़ नोटिस करते हैं कि उन्हें एक बीइंग काफ़ी देर से ऑब्ज़र्व कर रहा है खड़े खड़े, जो कि ह्यूमन जैसा दिख रहा है और उसका फेस काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। वो बीइंग चल करके गोकू और वजीटा के पास आता है और कहता है, क्या तुम सीएन यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हो। ये चीज़ सुन करके वजीटा और गोकू दोनों के ही पसीने छूटने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, क्या तुम हमारे ऊपर जासूसी कर रहे थे, आखिर ऐसे कैसे पता चल गया तुम्हें इस बारे में। तो बिंग कहता है, मुझे इस मल्टीवर्स के बारे में सब कुछ पता है और पता ही नहीं, मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी हूँ। गोकू कहता है, एक सेकंड, इस जगह पे मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बीइंग हूँ, समझ में आया। तो वो बीइंग कहता है, ठीक है, तो फिर तुम कोशिश कर लो और दिखा दो मुझे कि तुम कितने ज़्यादा शक्तिशाली हो, फिर मैं दिखाता हूँ। जिसके बाद गोकू कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो उसके पीछे मेरा हाथ नहीं होगा, ये बात मैं पहले ही समझा दूँ। तो वो बीइंग कहता है, हाँ ठीक है, तुम पूरी कोशिश कर लो। गोकू अपनी पूरी जान से जाता है और उस बीइंग के सामने हाथ ले जा कर के रोक देता है उसे डराने के लिए, लेकिन उस बीइंग को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो बीइंग 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिलता है। लेकिन उस बीइंग के पीछे जितनी भी ज़मीन होती है वो सारी क्रैक हो जाती है और ऐसा लगता है कि अर्थ के बीच में बहुत बड़ी सी दरार पड़ गई है। वो बीइंग कहता है, दिखा दी तुमने अपनी ताकत, वेल अब मेरी बारी। ऐसा बोल करके वो गोकू के ऊपर केवल अपनी उंगली से एक फ्लिक मारता है और गोकू कैप्सूल कॉर्पोरेशन तोड़ते हुए सीधे स्पेस में पहुंच जाता है। ये चीज़ देख करके वजीटा एकदम दंग रह जाता है। वजीटा कहता है, ये तुमने क्या किया, जिस काकारोट को मैं अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में रह करके हिला नहीं पा रहा था, तुमने उसे एक ही फ्लिक में स्पेस में पहुंचा दिया, ये मुमकिन कैसे है। तो अबिंग कहता है, क्या तुम्हें अब विश्वास हुआ मेरी बात पे कि मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था। तभी गोकू वहाँ पे वापस आता है और कहता है, तुमने ये कैसे किया था, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो अबिंग कहता है, हाँ मैं इतना ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, खैर अब अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी, कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। वजीटा और गोकू इतने ज़्यादा क्यूरियस होते हैं उस सीएन यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए कि उसकी बिना बातें सुने सब चीज़ के लिए हाँ कर देते हैं। तो विंग बताता है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर सच क्या है। तो गोकू, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सपना आ रहा है जिसमें तुम्हें एक सीएन दिखाई दे रहा है जो कि कह रहा है कि उसे तुम्हारी मदद चाहिए। गोकू कहता है, हाँ ऐसा ही हो रहा है। तो विंग कहता है, वेल वो और कोई नहीं है बल्कि वही सेन है जिसने सुपर सेन इन्फिनिटी फॉर्म को अचीव किया था, और वो कुछ गलत भी नहीं कह रहा है, उसे सच में तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि ज़ेनो ने उसे मार डाला था। इवन ये जो सीएन का
यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ था, इसके पीछे भी ज़ेनो का ही हाथ था। तो गोकू कहता है आखिर तुम इतने श्योरिटी से ये बात कैसे कह सकते हो? लॉर्ड ज़ेनो काफ़ी अच्छे ओमनी किंग हैं और मुझे नहीं लगता कि वो यूनिवर्सेस के लिए कभी भी ऐसा कर सकते हैं। तो वो भी हंसता है और कहता है यही तो गलती है, तुम्हें लगता है कि ओमनी किंग अच्छा होता है। वेल, जैसे एंजल्स के अंदर कोई इमोशन नहीं होते हैं, वैसे ओमनी किंग के अंदर भी कोई इमोशन नहीं होते हैं गोकू। और ये बात जान लो कि वो ओमनी किंग किसी का भी नहीं है। समझ में आई बात? तुम्हें वो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो तुम्हारे साथ में कुछ देर के लिए अच्छा बिहेव करता है, लेकिन अगर तुम उसका एंड मोटिव जान गए तो तुम्हें समझ में आएगा कि उससे ईविल इस मल्टीवर्स छोड़ो इस पूरे एग्जिस्टेंस में कोई नहीं है। गोकू कहता है आखिर ऐसा क्या करना चाहते हैं लॉर्ड ज़ेनो? तो वो बीन कहता है खैर ये सब तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बाउंडेशंस हैं जिससे मैं बंधा हुआ हूँ और तुम्हें कुछ बातें नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि गोकू जो तुम्हें सपना आ रहा है और जो तुम्हारा सीएन यूनिवर्स था वो सच में एग्जिस्ट करता था और तुम्हें अपने सीएन यूनिवर्स के लिए फ़ाइट करना चाहिए और उस ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट को मज़ा चखाना चाहिए। ऐसा बोल करके वो बीइंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है, मानो कि उस बीइंग को ऑलरेडी पता हो कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर, वो बीइंग जैसे ही थोड़ी सी दूर पहुँचता है गोकू वेजिटा से, वो अचानक से ही डिसअपियर हो जाता है, मानो कि वो लाइट की स्पीड से कहीं चला गया हो। खैर, तभी वहाँ पे बुल्मा गोकू वेजिटा को जगाती है। गोकू वेजिटा अपने होश में आते हैं और वो कहते हैं आखिर वो बीइंग कहाँ गया। और जैसे ही वो देखते हैं तो कैप्सूल कॉर्पोरेशन एकदम सही है और जो गोकू के वजह से अर्थ में दरार पड़ गई थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। गोकू कहता है वेजिटा आखिर क्या हमारे साथ क्या हुआ था, कि क्या तुमने भी वो चीज़ सेंस की? वेजिटा कहता है हाँ काकारोट, वो चीज़ एकदम सच लगी, क्या हम सपना देख रहे थे? तो बुल्मा कहती है तुम लोग इतनी देर से आंखें खोल करके और अपना मुंह खोल करके खड़े हुए हो यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ हो भी नहीं रहा है। मैं काफ़ी देर से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे। गोकू और वेजिटा अपनी आंखें मसलते हैं और उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि जो उनके सामने अभी हुआ वो एक सपना था या फिर हकीकत। गोकू कहता है वेजिटा कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ ये डेफिनेटली नॉर्मल तो नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए इस बारे में। खैर, वही ज़ेनो की पैलेस में ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट क्या तुम उन दोनों मॉर्टल्स को अर्थ पे छोड़ आए? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जी लॉर्ड ज़ेनो, मैं उनको अर्थ पे छोड़ आया हूँ। ज़ेनो कहता है लेकिन तुमने कहीं उनको कुछ बताया तो नहीं मेरे बारे में? ग्रैंड प्रिस्ट घबराते हुए कहता है नहीं लॉर्ड ज़ेनो, आखिर आपकी बात को मैं कैसे ही काट सकता हूँ, आपने मुझे मना किया है तो मैं उनको नहीं बताऊँगा वो बात। ज़ेनो कहता है ठीक है, तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो? और हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, ये बात जान लो कि मेरी असलियत के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। पूरे मल्टीवर्स में मेरी इमेज एक छोटे से बच्चे की तरह बनी हुई है। सबको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा नादान हूँ और एक बच्चे की तरह बिहेव करता हूँ, लेकिन अगर किसी को भी मेरी असलियत के बारे में पता चला तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा इस मल्टीवर्स के लिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जी लॉर्ड ज़ेनो, इसके बारे में किसी को भी बिल्कुल नहीं पता चलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं किसी को भी इस बारे में नहीं पता लगने दूंगा। ज़ेनो कहता है शाबाश, अब जाओ और जा करके मेरे लिए थोड़ा फ़न का प्रबंध करो, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो रहा है आजकल का समय, अब तो टूर्नामेंट ऑफ पावर भी ख़त्म हो गया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ठीक है लॉर्ड ज़ेनो, मैं कुछ प्रबंध करता हूँ। खैर, गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा मुझे लगता है कि अब हमें लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पर जाना चाहिए और इन सब के बारे में बताना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस बार हमें उनकी मदद लेनी ही चाहिए, फिर चाहे वो हमें कितना ही मना क्यों ना कर दें और वो हमें चाहे मारने ही क्यों ना वाले हों। वेजिटा कहता है हाँ गोकू, काकारोट सॉरी, मुझे भी लगता है हमें ऐसा करना चाहिए, आखिर हमें असलियत तो पता चले कि हमारे यूनिवर्स की असलियत क्या है, फिर चाहे उसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, हम देने के लिए रेडी हैं, लेकिन आखिर हम लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पे पहुंचेंगे कैसे? तभी गोकू कहता है तुम बस मेरा हाथ पकड़ो। इसके बाद जैसे ही वेजिटा गोकू का हाथ पकड़ता है वो इंस्टेंटली ट्रांसमिशन करके पहुंच जाता है लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पे। वेजिटा कहता है गोकू जी तुमने सॉरी काकारोट आखिर तुमने कैसे कर लिया, तुमने लॉर्ड बीरस की कैसे सेंस कर लिया आखिर अर्थ से बैठे बैठे?
तो गोकू कहता है वजीटा मैं कुछ ज़्यादा ही अजीब सा फील कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही एनहेंस हो गई है। मैं यूनिवर्स 7 में बैठे बैठे यूनिवर्स 11 की जिरन की कीप को भी सेंस कर सकता हूँ और वहाँ पे भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर सकता हूँ। इवन मैं लॉर्ड जेनो की प्लेस पे भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर सकता हूँ, जहाँ पे जाने के लिए हमें सुप्रीम का या फिर एंजल की ज़रूरत पड़ती है। वजीटा कहता है काकारोट तुम सच में बियॉन्ड जा चुके हो मुझे लगता है हर चीज़ के, और तुम्हारे अंदर सच में वो सेन की एनर्जीज आ गई हैं। खैर व्हीस गोकू और वजीटा को देख करके हैरान हो जाता है। व्हीस कहता है आखिर तुम दोनों यहाँ पे आ गए कैसे? तुम लोग तो अर्थ पे थे ना? गोकू कहता है हाँ लॉर्ड व्हीस हम अर्थ पे थे, मैं बस इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके यहाँ पे आ गया। व्हीस कहता है क्या तुम इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके यहाँ पे आ गए? लेकिन ना तो लॉर्ड बीरस ने रेज किया और ना ही मैंने, तो तुमने हमारी की कैसे सेंस कर ली, जबकि हम तो अपनी बेस फॉर्म में ही हैं। तो वजीटा कहता है पता नहीं लॉर्ड बीस, आखिर कैकारोट कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है कुछ समय से, ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बन गया है और ये कह रहा है कि इसके अंदर यूनिवर्सल सेयन यूनिवर्स के सेयन की एनर्जी आ गई है। व्हीस के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है क्या मजाक कर रहे हो तुम दोनों, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वजीटा कहता है अगर आपको झूठ लग रहा है तो आप खुद अटैक करके देख लो वो के ऊपर। व्हीस कहता है अच्छा ऐसा क्या? ऐसा बोल करके व्हीस जैसे ही गोकू के ऊपर अटैक मारता है, गोकू उस अटैक को ऐसे डॉज मारता है मानो कि व्हीस गोकू का स्टूडेंट है और गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को जानता है। खैर गोकू ना ही केवल उस अटैक को डॉज करता है, इसी के साथ साथ गोकू व्हीस के ऊपर एक अटैक भी मार देता है और वो अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि व्हीस की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसके सामने काम ही नहीं आती है। व्हीस थोड़ी दूर जा कर के गिरता है और वो कहता है नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? आखिर एक मॉर्टल एक एंजल की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कैसे सरपास कर सकता है, वो भी इतनी जल्दी? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे डेफिनेटली। वजीटा कहता है देखा लॉर्ड व्हीस, मैंने कहा था आपसे कि गोकू कैकारोट कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है, ये पहले से भी कई ज़्यादा ताकतवर बन चुका है अब। व्हीस कहता है तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गोकू सच सच बताओ तुमने आखिर अपने साथ क्या किया है? डेफिनेटली तुमने कुछ ना कुछ अपने शरीर के साथ बुरा किया है, जिसकी वजह से तुम इतने ज़्यादा शक्तिशाली बन गए हो, क्योंकि एक दिन में किसी भी मॉडल के अंदर इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता है कि वो एक एंजल को ही सरपास कर जाए। मुझे सच सच बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो गोकू बताता है लॉर्ड बीस मैंने कल मुझे एक सपना आया था, अब वो सपना था या हकीकत मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन उसमें वही सेयन था जो कि पिछली बार मुझे आया था। उसने मेरे बॉडी के अंदर प्रवेश कर लिया था, जिसके बाद से मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग महसूस कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो हकीकत या फिर मेरा सपना। पीस कहता है अगर सच में ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है गोकू, तो ये सीरियस बात है, मुझे इसके बारे में लॉर्ड बीरस और लॉर्ड जेनो से बात करनी चाहिए। खैर गोकू वजीटा तुम लोग यहीं बीरस के प्लेनेट पे इंतज़ार करो, मैं अभी जा कर के आता हूँ। जिसके बाद व्हीस बीरस के पास जाता है और बीरस आराम कर रहा होता है, लेकिन वो व्हीस की ये बात सुन करके एकदम से उठ खड़ा होता है और हैरान हो जाता है। जिसके बाद व्हीस और बीरस मिल करके जाते हैं जेनो के पास में। खैर कुछ समय बाद बीरस के प्लेनेट पे व्हीस और बीरस वापस से आते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ में ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो भी होता है। गोकू कहता है लॉर्ड जेनो आखिर आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो जेनो कहता है अभी पता चल जाएगा तुम्हें। ऐसा बोल करके जेनो अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल को रेडी करता है, जो कि वो गोकू के ऊपर फेंक देता है। उस एनर्जी बॉल में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो पूरे यूनिवर्स को ही इरेज कर दे, लेकिन गोकू केवल उससे माइनर से डैमेज होते हैं और गोकू काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। जेनो कहता है तुम ठीक कह रहे थे व्हीस, मुझे लग रहा है कि इस मॉडल ने सही बात बोली है। गोकू खड़ा होता है और कहता है लॉर्ड जेनो आखिर आपने इतनी ज़ोर से मेरे ऊपर अटैक क्यों किया है? तो जेनो कहता है गोकू उस सब का मेरे पास समय नहीं है बताने का, चलो तुम मेरे साथ, मेरे को तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। गोकू कहता है आखिर कैसी बात लॉर्ड जेनो? तो जेनो कहता है वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगी। जिसके बाद गोकू और वजीटा जैसे ही जेनो के साथ जाने लगते हैं,
तभी ज़ेनो वजीटा को रोकते हुए कहता है, नहीं, तुम नहीं आ सकते हमारे साथ। वजीटा कहता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता? मैं तो काकारोट का दोस्त हूँ और मैं भी सेयन हूँ, मुझे भी जानने का हक है आखिर वो सेयन यूनिवर्स क्या चीज़ है। ज़ेनो कहता है, वो तो मैं गोकू बता देगा बाद में, फ़िलहाल तुम हमारे साथ नहीं चल सकते वजीटा। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो गोकू को लेकर के पहुंच जाते हैं ज़ेनो की पैलेस पे। खैर, जैसे ही गोकू ज़ेनो की पैलेस पे पहुंचता है, वो पूछता है, लॉर्ड ज़ेनो, आखिर आप मुझे यहाँ पे लेकर के क्यों आए हैं? क्या मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है? तो ज़ेनो कहता है, हाँ गोकू, तुम्हें मुझे मारना है। गोकू कहता है, मारना है? आखिर मैं समझा नहीं, आपका मतलब क्या है? तो ज़ेनो कहता है, देखो गोकू, तुम्हारे अंदर भी अब उस सेयन की एबिलिटी आ चुकी है, तो तुम बहुत बड़ा खतरा हो। तो गोकू कहता है, मैं किस चीज़ के लिए खतरा हूँ? ना मैंने मल्टीवर्स को कुछ हार्म पहुँचाया, ना मैंने यूनिवर्स में कुछ डिस्ट्रक्शन किया, ना मैंने प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया, तो मैं खतरा किस चीज़ के लिए हूँ? तो ज़ेनो कहता है, तुम मेरे लिए खतरा हो गोकू। गोकू कहता है, आपके लिए खतरा? आखिर आपका मतलब क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप विस्तार से समझा सकते हैं मुझे? ज़ेनो कहता है, हाँ क्यों नहीं। देखो, जब वो सेयन यूनिवर्स था, उसके सेयन्स भी काफ़ी ज़्यादा होशियार बन रहे थे। और वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे थे धीरे धीरे करके, कि वो चाहते थे कि मेरे जैसे ओमनीपोटेंट को वो रिप्लेस कर दें। इसीलिए मुझे उन सबको मारना पड़ा, उनके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। और अब क्योंकि तुम्हारे अंदर भी उसी सेयन की एनर्जी आ चुकी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मर जाओ, ताकि आने वाले बिलियन या फिर ट्रिलियन ईयर तक मुझे इस ओमनीपोटेंट की पोस्ट से कोई भी ना रिप्लेस कर सके। गोकू कहता है, तो फिर ये सब आपकी करतूत है। उस सेयन ने सही कहा था, ये सब आप कर रहे हो, आप तानाशाह चला रहे हो, आप इस मल्टीवर्स के रूलर नहीं बल्कि डिस्ट्रॉयर हो। ज़ेनो कहता है, अब वो तुम जो भी समझो, मैं हूँ तो एक ओमनीपोटेंट ही, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई मेरे जितना स्ट्रांग बने और कोई मेरी पोस्ट ले सके। इसीलिए मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ गोकू। अगर तुम्हारी कोई आखिरी विश है तो फिर मांग लो। गोकू कहता है, हाँ, मेरी एक आखिरी विश है, मुझे आपके साथ एक फेयर फाइट करनी है। ज़ेनो कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे फेयर फाइट करने के लिए तैयार हूँ। आखिर मैं भी तो देखूँ कि यूनिवर्स 7 का सेयन क्या सच में वो सेयन यूनिवर्स के सेयन जितना पावरफुल था या फिर नहीं। इसके बाद गोकू अपनी हड्डियाँ चिटकाता है और वो ज़ेनो के सामने जाता है। तभी गोकू के अंदर से आवाज़ आती है कि गोकू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारा ये ज़ेनो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ज़ेनो कहता है, अब क्योंकि तुम्हारे अंदर उस सेयन की एनर्जी है, तो फिर मैं अपनी बेस फॉर्म में रह करके तो तुमसे फ़ाइट करूँगा नहीं। ऐसा बोल करके ज़ेनो अपने आप को रेज करता है और वो अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ही ज़ेनो अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, ज़ेनो की प्लेस एक आग की तरह खौलने लगती है। उन दोनों की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है। गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड ज़ेनो, फिर मैं भी थोड़ा सा रेज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एक सेयन क्या कर सकता है। ऐसा बोल करके गोकू रेज करता है और वो अपनी ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू कहता है, आखिर ये कैसी फॉर्म है? ये तो मैंने पहली बार देखी है और आज तक मैंने इस फॉर्म को कभी भी अचीव नहीं किया है, आखिर मैं इस फॉर्म में कैसे पहुंच गया? तभी गोकू के अंदर से उसी सेयन की आवाज़ आती है कि गोकू, कि तुम्हारी फॉर्म नहीं है, ये मेरी फॉर्म है, और इस फॉर्म के पास ओमनीपोटेंट के लेवल की पावर है, बस तुम्हें इसको सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। गोकू कहता है, अच्छा ऐसा क्या? लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं एक ओमनीपोटेंट की लेवल की पावर को संभाल सकता हूँ। तभी वो सेयन कहता है, तुम बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, मैंने सोच समझ के ही तुम्हें चुना है गोकू, क्योंकि तुम ही कैपेबल हो ये सब करने के। ज़ेनो कहता है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो गोकू? क्या तुम मुझसे घबरा रहे हो? ऐसा बोल करके ज़ेनो अपनी पूरी स्पीड से जाता है और वो गोकू के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन गोकू ज़ेनो के अटैक को ऐसे रोक लेता है मानो कि गोकू एक ओमनीपोटेंट बीइंग नहीं बल्कि एक मॉर्टल से फाइट कर रहा है। गोकू अपनी आंखें बंद कर लेता है। गोकू जैसे अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि उसने अपने हाथ में ज़ेनो को पकड़ा हुआ है। गोकू कहता है, आखिर ये कैसे हो गया? मैंने तो लॉर्ड ज़ेनो के ऊपर अपना हाथ भी नहीं उठाया, फिर मैंने लॉर्ड ज़ेनो को पकड़ कैसे लिया? तभी उसके अंदर से आवाज़ आती है, गोकू, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो?
सिंपली तुम अपनी फाइट पे ध्यान दो और जो भी हो रहा है उसे होने दो, तुम ज़्यादा उस पर रिएक्ट मत करो। गोकू कहता है ठीक है। ऐसे बोल करके गोकू भी जेनो के ऊपर एक पंच मार देता है, जिससे कि जेनो काफ़ी दूर चला जाता है। जेनो कैसे तैसे अपने आप को संभालता है और ठीक से खड़ा होता है। जेनो कहता है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, गोकू तो सच में उस सेन जितना पावरफुल बन चुका है। लेकिन मुझे इसे मारना ही होगा किसी तरीके से, क्योंकि अगर ये यहाँ से बाहर निकला तो फिर ये सबको बता देगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इस मल्टीवर्स के साथ में। तभी गोकू दोबारा से जेनो के ऊपर आता है और वो अटैक कर देता है, लेकिन जेनो भी गोकू के अटैक को रोकने की कोशिश करता है और वो गोकू के अटैक को रोक तो नहीं पाता है, लेकिन उसको डॉज कर लेता है। गोकू कहता है तो फिर तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हो अपने आप को। लास्ट टाइम जब हमने फ़ाइट की थी तो तुम इतने स्ट्रांग नहीं थे जेनो, तुम्हें तो अपने अटेंडेंट की भी ज़रूरत पड़ी थी। खैर, अब वक्त आ गया है तुम्हारे ख़त्म होने का। ऐसा बोल करके गोकू रेज करता है और उसके सर पे जो लिमिटर लगा होता है वो लिमिटर हट जाता है। इसका मतलब है कि गोकू अब बियॉन्ड ओमनीपोटेंस पावर को भी एक्सेस कर सकता था। जेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है ग्रैंड प्रिस्ट, तुम वहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो, आओ और इस पे हमला करो मेरे साथ मिल करके। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट भी जेनो की हेल्प करता है और वो दोनों मिल करके गोकू के ऊपर अटैक मार देते हैं। लेकिन अब गोकू क्योंकि बियॉन्ड ओमनीपोटेंस जा चुका था, तो वो एक एक हाथ से ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो को पकड़ लेता है और दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में फेंक देता है। गोकू कहता है अब तुम्हारी तानाशाही ख़त्म होगी जेनो। ऐसा बोल करके गोकू अपने कामेहामेहा को रेडी करने लगता है और वो जैसे ही अपने कामेहामेहा को मारता है जेनो के ऊपर, किसी तरीके से जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट उस अटैक को डॉज कर जाते हैं, उस कामेहामेहा को डॉज कर जाते हैं। अगर वो कामेहामेहा गलती से टच भी कर जाता जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट को, तो वो ऑन द स्पॉट ही इरेज हो जाते, क्योंकि उस कामेहामेहा में ओमनीपोटेंस के भी बियॉन्ड की एनर्जी थी। और ये चीज़ देख करके जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जेनो कहता है ये क्या कर लिया आखिर इसने तो ओमनीपोटेंस के भी बियॉन्ड की पावर अचीव कर ली है। इसने एक ही अटैक में 5 यूनिवर्सेस को इरेज कर दिया, ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो सकती है। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जी लॉर्ड जेनो, आप सही कह रहे हैं। आखिर एक मॉर्टल इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि वो अपने एक ही ब्लो में 5 यूनिवर्सेस इरेज कर दे, ये तो हमारे बस की बात भी नहीं है। मुझे लगता है लॉर्ड जेनो हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी जान बचानी चाहिए। हम बिना स्ट्रेटजी के इस मॉडल को नहीं हरा सकते हैं। इसने सच में बियॉन्ड ओमनीपोटेंस पावर अचीव कर ली है, और अगर आप गौर करें तो इसके सर से वो लिमिटर भी हट चुका है। इसका मतलब है कि अब इसे रोक पाना एकदम ही नामुमकिन है। गोकू बहुत ज़्यादा रेज में होता है और वो काफ़ी तेज़ी से जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो वहाँ से गायब हो जाते हैं। गोकू अपनी बेस फॉर्म में आता है और ज़मीन में गिर जाता है। गोकू देखने में ऐसा लग रहा होता है मानो कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। उस ओमनीपोटेंस की पावर ने उस गोकू की मॉर्टल बॉडी से पूरी एनर्जी को निचोड़ सा लिया था, और गोकू के पास अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो खड़ा होकर के पहुंच सके अपने यूनिवर्स में। गोकू के आगे धुंध छाने लगता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। कुछ समय बाद जैसे ही गोकू की आँख खुलती है तो वो पाता है कि उसके सामने वजीटा है और वो बीरस के प्लेनेट पे है। गोकू कहता है आखिर मुझे क्या हो गया था, मेरी लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट से फाइट हुई थी, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, वो इस मल्टीवर्स के लिए एक श्राप है। वजीटा कहता है शांत रहो कैकरॉट, आराम से, क्या तुम अपनी हालत नहीं देख रहे हो, तुमने ये अपनी क्या हालत बना ली है, तुम्हारा शरीर ऐसा लग रहा है मानो कि किसी ने चूस लिया है तुम्हारे अंदर से सारी एनर्जी को। गोकू कहता है हाँ, मैं जब जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट से फाइट कर रहा था तब मैंने ओमनीपोटेंस की पावर अचीव कर ली थी, जिसकी वजह से मेरी मॉर्टल बॉडी उसको झेल नहीं पाई और मेरी पूरी एनर्जी केवल उस फॉर्म को मेंटेन करने में चली गई। फाइट के दौरान तो मेरे को ये इस बारे में बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं अपनी बेस फॉर्म में आया वैसे ही मेरे को लगा कि अब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ पहले से। वजीटा कहता है लेकिन आखिर तुम लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट से फाइट क्यों किए थे, आखिर वो बुरे क्यों हैं हमारे मल्टीवर्स के लिए। तो गोकू बताता है कि लॉर्ड जेनो मुझे मारना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस मल्टीवर्स में केवल वही राज करे ट्रिलियन ईयर्स तक, और उन्हें लग रहा था कि मैं उनसे ज़्यादा स्ट्रांग बन गया हूँ और
अब मैं उनकी जगह ले लूँगा ओमनीपोटेंस की। इसीलिए उन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर से उसी सीएन ने मेरे को आवाज़ मारी और मुझे एक ओमनीपोटेंस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करा दिया, जो कि थी ओमनीसियन फॉर्म, जिसमें रह करके मैंने लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट और लॉर्ड ज़ेनो को काफ़ी अच्छी टक्कर दी और वो वहाँ से भाग गए। वजीटा कहता है, क्या लॉर्ड ज़ेनो ऐसा कर सकते हैं हम अपने मल्टीवर्स के साथ में? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा आखिर कैसे ही कर सकते हैं लॉर्ड ज़ेनो, वो भी खुद के ही मल्टीवर्स के साथ में, खुद के क्रिएट करे हुए मल्टीवर्स के साथ में। वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, आपको क्या लगता है, क्या लॉर्ड ज़ेनो सच में ऐसे हैं? उनको देखने में तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश हैं, लेकिन गोकू की ये बात सुन करके तो मुझे लग रहा है कि लॉर्ड ज़ेनो हमेशा से ही हमसे झूठ बोलते आए हैं और अपना एक मुखौटे वाला चेहरा हमको दिखाते आए हैं। उन्होंने कभी भी हमें अपना असली नेचर या फिर असली रूप नहीं दिखाया। तभी अचानक से वीस और बीरस एक चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि गोकू की बॉडी ऑलरेडी रिकवर करने लगी है और कुछ सेकंड्स के ही अंदर गोकू की बॉडी पूरी तरीके से हील हो जाती है। उसके जितने भी घाव होते हैं वो एकदम से हील हो जाते हैं। गोकू खड़ा हो जाता है और वो कहता है, ये कैसे हुआ आखिर मेरी बॉडी में? मैं अब तो एकदम एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मेरी की और मेरी सारे वुंड्स वगैरह एकदम से हील हो चुके हैं और अब मैं फ़ाइट के लिए दोबारा से रेडी हूँ। तभी गोकू के अंदर से दोबारा से आवाज़ आती है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं कुछ भी नहीं हो सकता गोकू, तुम बस आगे बढ़ते चलो और हमारे सीएन यूनिवर्स का बदला तुम ही लोगे। वजीटा कहता है, कैकारोट, मानना पड़ेगा, आखिर तुम काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुके हो। तुमने लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट और लॉर्ड ज़ेनो से फाइट की, ये तो कुछ ज़्यादा ही कूल बात है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। अब लॉर्ड ज़ेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट को पता है कि हमें उनकी असलियत पता है, तो हो सकता है कि वो हमारा यूनिवर्स ही इरेज कर दें। बीरस गोकू वजीटा के पास आता है और वो कहता है, तुम दोनों की वजह से दोबारा से हमारा यूनिवर्स एक बहुत बड़े खतरे में आ चुका है। लास्ट टाइम तो बच गया था किसी तरीके से हमारा यूनिवर्स, क्योंकि गोकू तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में MUI को अचीव कर लिया था, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड ज़ेनो हमें बिल्कुल भी बख्शेंगे। तुम लोग हमेशा हमारे यूनिवर्स को कोई ना कोई तकलीफ़ में डाल देते हो। अब बताओ, ऐसा डिस्ट्रॉयर होने के नाते मुझे अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें मार डालना चाहिए? तभी वजीटा गोकू के सामने आता है और वो कहता है, लॉर्ड बीरस, अगर आपको मारना ही है तो फिर मुझे मारिए, क्योंकि लॉर्ड आपके पास आने का आइडिया और ये सब कुछ पूछने का आइडिया मेरा ही था, इसमें कैकारोट की कोई भी गलती नहीं है। तभी बीरस कहता है, ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा मैं भी पूरी कर देता हूँ। बीरस अपनी हकाई बॉल को रेडी करता है और वो जैसे ही वजीटा को इरेज करने जा रहा होता है, बीरस कहता है, मजाक किया। वेल, तुम लोगों को मैं नहीं इरेज करूँगा। इवन तुम लोगों ने तो आज मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं जिस ज़ेनो से इतने सालों से डरता आ रहा था, जिसको मैं इतने सालों से इनोसेंट समझ रहा था और उसके लिए अपनी जान तक बाजी लगाने के लिए रेडी था, लेकिन आज मुझे उसकी असलियत पता चल रही है कि वो कितना बड़ा गद्दार है। उसने हमारे मल्टीवर्स के साथ कितना बुरा छल किया है और हम लोगों को मैनिपुलेट करता आया है इतने सालों से। गोकू कहता है, जी लॉर्ड बीरस, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लॉर्ड ज़ेनो ये चाहते हैं कि हमारा मल्टीवर्स एक तरीके से धीरे धीरे खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाए, लेकिन इनकी जगह कोई भी ना ले सके, कोई और बीइंग बन ही ना पाए इस मल्टीवर्स में ओमनीपोटेंस, वरना लॉर्ड ज़ेनो की ईगो हर्ट हो जाएगी। तभी अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। गोकू वजीटा को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। उनके आसपास ऐसा लग रहा होता है कि समय रुक सा गया है। तभी उनके सामने वही बीइंग दोबारा से चल कर के आता है जो कि उन्हें अर्थ पे दिखा था। गोकू कहता है, वजीटा, कि क्या तुम्हें भी वो बीइंग दोबारा से दिख रहा है? वजीटा कहता है, हाँ कैकारोट, ये बीइंग तो हमारी तरफ आ रहा है, आखिर इस बारे से क्या चाहिए हमसे? वो बीइंग गोकू वजीटा के नज़दीक आता है और वो कहता है, तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि आखिर ज़ेनो ऐसा क्यों कर रहा है और इसके पीछे मोटिव क्या है? वेल, तो अब मुझे लगता है कि समय आ चुका है तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने का, क्योंकि तुम ही एक आखिरी रास्ता हो इस मल्टीवर्स को बचाने के। गोकू कहता है, आखिर आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप घुमा घुमा के क्यों बात कर रहे हैं? सीधे जो बात है वो बात बताइए हमें। तो बिंग कहता है, सब कुछ बताने से पहले मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। वजीटा कहता है, आखिर कैसी चीज़? तो बिंग कहता है, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि केवल एग्जिस्टेंस में 12 ही यूनिवर्सेस होते होंगे? तो
वेजिटा कहता है लेकिन हमें तो 12 ही यूनिवर्सेस देखे हैं इस मल्टीवर्स में, और क्यों नहीं हो सकते 12 यूनिवर्सेस? हमारे मल्टीवर्स में केवल 12 ही यूनिवर्सेस तो हैं, इसका मतलब है कि पूरे एग्जिस्टेंस में केवल 12 ही यूनिवर्स होते हैं। रोबिन कहता है तुम बिल्कुल गलत हो, इस एग्जिस्टेंस में 12 नहीं बल्कि इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैं। और जैसे इस 12 यूनिवर्सेस के समूह का एक ओमनी किंग है, वैसे ही अलग अलग यूनिवर्सेस के समूह के अलग अलग ओमनी किंग्स होते हैं। किसी के मल्टीवर्स में 20 यूनिवर्सेस होते हैं, किसी के मल्टीवर्स में 30 यूनिवर्सेस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ओमनी किंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। जो ओमनी किंग ज़्यादा पावरफुल होता है वो धीरे धीरे करके अपने मल्टीवर्स को एक्सपैंड करता रहता है और अपने मल्टीवर्स में एक एक करके यूनिवर्सेस को ऐड करता रहता है। लेकिन तुम्हारे मल्टीवर्स में केवल 12 ही यूनिवर्सेस हैं क्योंकि जेनो काफ़ी ज़्यादा वीक है। और वो वीक इसलिए है क्योंकि वो हमेशा ईगो में रहता है कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं और कोई उससे स्ट्रॉन्ग बन भी ना जाए। अगर वो ऐसा ही सोचता रहेगा तो तुम्हारा मल्टीवर्स बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। गोकू कहता है लेकिन आखिर हमारा मल्टीवर्स कैसे ख़त्म हो सकता है? तो बिंग कहता है बहुत ही सिंपल है, कोई ना कोई दूसरे मल्टीवर्स का ओमनी किंग जो कि जेनो से ज़्यादा पावरफुल होगा, वो तुम्हारे मल्टीवर्स को तोड़ करके तुम्हारे यूनिवर्सेस को अपने मल्टीवर्स में जोड़ लेगा, जिससे कि उसके मल्टीवर्स में एक और या फिर 12 और यूनिवर्सेस का इजाफा हो जाएगा। और जितने ज़्यादा मल्टीवर्स होंगे एक ओमनी किंग के पास, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। ये बिल्कुल डिस्ट्रॉयर्स की तरह है, जैसे कि हर यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर होते हैं वैसे ही हर मल्टीवर्स के समूह के ओमनी किंग्स होते हैं। और मुझे लगता है कि जेनो को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता है। गोकू कहता है लेकिन आखिर तुम कौन हो और तुम्हें ये सब बातें कैसे पता आखिर? तभी वो बिंग कहता है अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे ये बात कैसे पता और मैं कौन हूँ। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारा मल्टीवर्स बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़े ख़तरे में आने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे ओमनी किंग की नज़र ऑलरेडी तुम्हारे मल्टीवर्स पे आ चुकी है। उन्हें पता है कि तुम्हारे मल्टीवर्स का ओमनी किंग कुछ ज़्यादा ही वीक है और वो बहुत जल्द ही तुम्हारे मल्टीवर्स में अटैक करके तुम्हारे यूनिवर्सेस को तुमसे छीन लेंगे। और इससे केवल तुम ही बचा सकते हो गोकू अपने मल्टीवर्स को। मैं तो यहाँ पे बस तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, अब इसके आगे तुम्हारी जैसी मर्ज़ी, तुम वैसा करो। तभी वो बिंग वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू कहता है रुकिए, मुझे आपसे एक और चीज़ पूछनी थी, लेकिन वो बिंग नहीं रुकता और वहाँ से गायब हो जाता है। तभी बीस और बीरस गोकू को होश में लाता है और कहते हैं तुम दोनों को आखिर क्या हो गया था? तुम दोनों अपने होश क्यों खो गए थे? हम लोग इतनी देर से तुम्हें जगा रहे हैं, इवन हमने तो तुम्हारे ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स भी किए, लेकिन तुम लोग तो ना कोई रिस्पॉन्ड किए और ना ही तुम्हें उस अटैक का कुछ असर पड़ा। तो गोकू कहता है वजीटा, क्या हमें लॉर्ड बीरस और लॉर्ड विस को उस बारे में बताना चाहिए? वजीटा कहता है हाँ, हमें बताना चाहिए। जिसके बाद गोकू वजीटा सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं विस और बीरस को। खैर, वहीं किसी दूसरे मल्टीवर्स में एक ओमनी किंग अपने अटेंडेंट से पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुमने कोई एक मल्टीवर्स देखा है जिस पे कि हम हमला करके अपने मल्टीवर्स को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकें? तो उसका अटेंडेंट कहता है जी लॉर्ड, मैंने एक मल्टीवर्स देखा है जिसमें कि 12 यूनिवर्सेस हैं और उसके ओमनी किंग का नाम है जेनो। हम उस मल्टीवर्स पर अटैक करके उनके सभी यूनिवर्सेस को अपने अंडर ला सकते हैं, क्योंकि उसका ओमनी किंग आपसे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इवन आपके तो वो 1% पावर के बराबर भी नहीं है। तभी वो ओमनी किंग खुश होता है और कहता है ठीक है, चलते हैं उस मल्टीवर्स पे वार करते हैं और उस मल्टीवर्स को अपने अंडर कर लेते हैं। जैसे ही वो 12 यूनिवर्सेस मेरे मल्टीवर्स में शामिल होंगे, मैं बन जाऊंगा इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनी किंग। अभी वो अटेंडेंट कहता है जी लॉर्ड, आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं इस मल्टीवर्स में, आपसे स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं इस मल्टीवर्स में ओमनी किंग। आपके अंडर तो बिलियंस ऑफ मल्टीवर्सेस आते हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बनने से। अब तो आपके अंडर 12 यूनिवर्सेस और आने वाले हैं। ऐसा बोल करके वो अटेंडेंट और वो ओमनी किंग दोनों ही बहुत ज़ोरों से हंसने लगते हैं। खैर, वहीं जेनो के मल्टीवर्स में जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट काफ़ी मुश्किल से बच करके पहुंचते हैं गोकू से दूर। ग्रैंड प्रिस्ट जेनो से कहता है लॉर्ड जेनो, अब हमें क्या करना चाहिए? गोकू को तो पता चल गई हमारी असलियत।
और अब वो सभी को बता देगा कि हम तानाशाह चला रहे हैं और किसी भी बीइंग को अपने से स्ट्रांग नहीं बनने दे रहे हैं, ताकि वो हमसे स्ट्रांग बन करके हमें बिट्रे ना कर दे। ज़ेनो कहता है तुम सही कह रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे तो लगता है कि जिस जिस बीइंग को भी गोकू ये बात बताया मैं वो सभी यूनिवर्सेस इरेज कर दूँ। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लेकिन लॉर्ड ज़ेनो हम जवाब क्या देंगे बाकी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स को, आप ऐसे कैसे ही कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे यूनिवर्सेस को इरेज कर रखा है, अगर हम 12 में से और यूनिवर्सेस इरेज कर देंगे तो आप रूल कितने यूनिवर्सेस को करेंगे, और अगर गोकू ने सभी यूनिवर्सेस में ये बात फैला दी हो तो क्या आप सभी यूनिवर्सेस को इरेज कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इफेक्टिव तरीका है। ज़ेनो कहता है ठीक है फिर तुम ही बताओ आखिर क्या करना चाहिए। तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो मेरे पास एक सबसे बेस्ट तरीका है, वो ये है कि हम गोकू को एक गद्दार साबित कर देंगे और ये चीज़ फैला देंगे कि वो हमारे मल्टीवर्स के लिए एक श्राप है और उसने हमारे मल्टीवर्स को बिट्रे किया है, जिससे कि कोई भी बीइंग गोकू की बात को नहीं मानेगा, ना डिस्ट्रॉयर, ना एंजल्स और ना मॉर्टल, और जो बीइंग गोकू की बात को मानेगा वो इस मल्टीवर्स में रहेगा ही नहीं, उसे हम मार डालेंगे। ज़ेनो कहता है वैसे ये आइडिया तो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ग्रैंड प्रीस्ट, मानना पड़ेगा तुम काफ़ी ज़्यादा होशियार हो। खैर वहीं बीरस के प्लेनेट पे गोकू और वजीटा सारी बातें बताते हैं बीरस और वीस को, जिसे सुन करके बीरस और वीस भी एकदम दंग रह जाते हैं। उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट पहली बार पता होता है कि इस 12 यूनिवर्सेस के अलावा भी और भी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और भी ओमनी किंग एग्जिस्ट करते हैं जो कि लॉर्ड ज़ेनो से भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। वीस कहता है गोकू इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, क्या ये चीज़ सच में एग्जिस्ट करती है? तो गोकू कहता है हाँ मुझे लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि उस बीइंग ने कभी भी हमसे झूठ नहीं बोला है, वो जब भी हमें मिला है उसने हमें गाइड किया है और हमेशा सच ही बोला है। तभी गोकू के अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ वो बीइंग बियॉन्डर है। गोकू बोलता है बियॉन्डर, आखिर इसका क्या मतलब है? तभी गोकू के अंदर का वो सेन कहता है बियॉन्डर का मतलब है जो कि इस मल्टीवर्स के बियॉन्ड रहता हो और वो सभी शक्तियों के परे हो, उसके पास कोई भी नहीं पहुंच सकता है, ना कोई ओमनी किंग, ना कोई मॉर्टल, ना कोई गॉड, वो बस सभी मल्टीवर्सेस पे नज़र रखता है और देखता है कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो रहा। गोकू अपनी इनर सेन से पूछता है लेकिन आखिर उसने हमारी मल्टीवर्स की मदद क्यों की? इस एग्जिस्टेंस में तो इनफाइनाइट मल्टीवर्सेस हैं और उनमें से काफ़ी सारे मल्टीवर्सेस इरेज और क्रिएट भी होते रहे होंगे, लेकिन आखिर बियॉन्डर ने हमारी ही मदद क्यों की? उन्हें फ़र्क ही क्यों पड़ता है आखिर हमारा मल्टीवर्स इरेज हो जाए या फिर रहे? तो उसके अंदर का सीन कहता है कि अब ये तो मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि तुम्हारे मल्टीवर्स से कोई बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला होगा पूरी एग्जिस्टेंस में, जिसकी वजह से वो इस मल्टीवर्स में आकर के तुम्हें चिता रहे हैं। अब अगर तुम लोग नहीं समझ पाए कि आखिर उस बियॉन्डर ने आकर के आखिर गोकू को क्यों बताया इस बारे में और वो ज़ेनो की मल्टीवर्स की मदद क्यों कर रहा है, तो सुनो, जो ओमनी किंग ये डिसाइड कर रहा है कि वो ज़ेनो के मल्टीवर्स में अटैक करके उसके सारे यूनिवर्सेस को अपने अंडर कर लेगा, तो अगर उसने ऐसा कर लिया तो वो इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनी किंग बन जाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि उसे कोई रोक ना पाए, उसे रोक पाना एकदम ही अनस्टॉपेबल हो जाएगा। इसीलिए बियॉन्डर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है कि कोई भी ओमनी किंग ओवर पावर्ड हो, इसीलिए उसने गोकू की मदद मांगी है एक तरीके से, ताकि गोकू अपने मल्टीवर्स को उस दूसरे ओमनी किंग के मल्टीवर्स से मर्ज होने से बचा ले और वो ओमनी किंग ओवर पावर्ड ना बन पाए। खैर अब कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी के साथ। तो वीस गोकू और वजीटा से कहता है कि क्या हमें ये बात लॉर्ड ज़ेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट को बतानी चाहिए? तो गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं, हमें उन्हें ये बात डेफिनेटली बतानी चाहिए, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उनके ईगो के चक्कर में हमारा मल्टीवर्स कितने बड़े तकलीफ़ में आ गया है और अब हमारे पास ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट सभी एंजल्स और सभी डिस्ट्रॉयर्स को कहता है कि सभी एंजल्स और सभी डिस्ट्रॉयर्स ज़ेनो की लॉर्ड ज़ेनो की पैलेस पे आएँ, हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है आप सबसे। गोकू कहता है ये बेस्ट मौका है, इससे बेहतर हमारे पास मौका हो ही नहीं सकता है, सभी डिस्ट्रॉयर्स, सभी एंजल्स, लॉर्ड ज़ेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट सब एक ही जगह पे गैदर होने वाले हैं, हमें वहाँ पे जा कर के बताना चाहिए लॉर्ड ज़ेनो को ये बात। बीरस कहता है नहीं, अगर उन्होंने तुम्हें हमारे साथ देख लिया तो वो तुम्हारे साथ साथ हमें भी मार डालेंगे।
वीस कहता है लॉर्ड वीरस, फ़िलहाल हमें अपनी नहीं इस पूरे मल्टीवर्स की चिंता करनी चाहिए, आप कितने ज़्यादा स्वार्थी हो रहे हैं। वीरस कहता है वीस, स्वार्थी होना पड़ता है, मैं पूरे यूनिवर्स का रूलर हूँ और अगर मैं ही मर गया तो इस यूनिवर्स को कौन संभालेगा। तो वीस कहता है लॉर्ड वीरस, आप छोटा सोच रहे हैं, अगर ये मल्टीवर्स ही नहीं रहा तो हम एग्जिस्ट कैसे करेंगे। वीरस कहता है वैसे तुम्हारी बात तो ठीक है, चलो मैं ये इतना रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ इस मल्टीवर्स के लिए, लेकिन आखिरी बार। जिसके बाद वीरस 20 पहुँचते हैं गोकू वेजिटा के साथ में जेनो की पैलेस पे, जहाँ पे ऑलरेडी सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स आ चुके होते हैं। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो गोकू वेजिटा को देख करके एकदम से ही हैरान रह जाते हैं। तो जेनो कहता है ये दो मॉर्टल्स आखिर यहाँ पे कैसे आए, इन दोनों को बंदी बना लो और इनको मार डालो यहाँ पे। तो वीरस कहता है लॉर्ड जेनो रुकिए, एक मिनट इनकी बात तो सुन लीजिए, ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताना चाह रहे हैं और हमारा मल्टीवर्स एक बहुत बड़े खतरे में आ गया है। तभी वहाँ पे चहल पहल मच जाती है सभी यूनिवर्सेस के एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स के बीच में कि आखिर क्या हो गया हमारे मल्टीवर्स के को और क्या होने वाला है। जेनो को लगता है कि गोकू जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट की बात करने वाला है, इसीलिए वो बात घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू कहता है लॉर्ड जेनो मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं एक दूसरे ओमनी किंग की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ सुन करके जेनो भी एक बार को दंग रह जाता है। जेनो कहता है क्या, दूसरे ओमनी किंग, ये क्या होते हैं। तुम्हारा दिमाग मुझे लगता है ख़राब हो गया है गोकू, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, केवल इस एग्जिस्टेंस में एक ही ओमनी किंग है और वो मैं हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ इस एग्जिस्टेंस में और इस मल्टीवर्स में भी कोई भी मेरे लेवल पे आ ही नहीं सकता है। जेनो कहता है ये आपकी गलत फहमी है लॉर्ड जेनो, और मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं इस गलत फहमी को दूर कर देता हूँ। जेनो कहता है नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा अभी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड जेनो मुझे लगता है कि हमें गोकू को एक मौका देना चाहिए, मुझे लगता है कि वो कोई बहुत ज़रूरी बात बताने वाला है। जेनो कहता है लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट कहता है 1 मिनट लॉर्ड जेनो, हाँ गोकू वेजिटा बताओ आखिर तुम क्या बताना चाहते हो, लेकिन तुम जो भी बोलो सोच समझ के बोलना, क्योंकि हम तुम्हें किसी भी समय मार सकते हैं। तभी गोकू कहता है तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी औकात है मुझे मार पाने की। गोकू कहता है ये मैंने क्या कह दिया, आखिर ये मैंने कैसे कह दिया, सॉरी लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर मुझे नहीं पता ये आवाज़ कहाँ से आई है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। खैर, जिसके बाद गोकू और वेजिटा मिल करके एक्सप्लेन करते हैं ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो को कि आखिर क्या एग्जिस्टेंस होता है और क्या होने वाला है उनके मल्टीवर्स के साथ में। इसको सुन करके जेनो को तो शौक लग जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे एग्जिस्टेंस में, लेकिन वो ये चीज़ जान करके एकदम ही दंग रह जाता है कि उसका मल्टीवर्स सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है, वो केवल 12 यूनिवर्सेस पर राज करता है और एग्जिस्टेंस में ऐसे ऐसे ओमनी किंग एग्जिस्ट करते हैं जो कि लाखों हज़ारों यूनिवर्सेस पे राज करते हैं। जेनो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, डेफिनेटली केवल 12 ही यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं इस मल्टीवर्स में और मैं उन सब पे राज करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ इस एग्जिस्टेंस में, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट इन दोनों को इरेज कर दो। ग्रैंड प्रिस्ट अपने कदम बढ़ाता है गोकू की तरफ, लेकिन गोकू के एक डेथ स्टेयर में ही ग्रैंड प्रिस्ट अपनी जगह पे जम जाता है। जेनो कहता है क्या हुआ ग्रैंड प्रिस्ट, मेरे आदेश को मानो, इन दोनों को मार डालो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड जेनो मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप ही मार दीजिए इन दोनों को, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं गोकू को मार सकूं। तभी अचानक से वो पूरा जेनो का पैलेस कपकपाने सा लगता है, ऐसे हिलने लगता है मानो कि कुछ बहुत ही अजीब होने वाला है। जेनो कहता है ये क्या हो रहा है, आखिर मेरा पैलेस अचानक से हिलने कैसे लगा। तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से 2 बीइंग्स आते हैं। जेनो कहता है आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कैसे आए हो, तुम चाहते क्या हो, तुम इस मल्टीवर्स के तो नहीं हो। तभी उन दोनों बीइंग्स में से एक कहता है हाँ मैं समझाता हूँ आखिर मैं कौन हूँ, तो मैं मल्टीवर्स 672 का एक ओमनी किंग हूँ, या फिर तुम मुझे सीधे कह सकते हो किंग ऑफ ओमनीपोटेंस। मैंने तुम्हारे जैसे करोड़ों ओमनीपोटेंट बीइंग्स को मारा है और उनके मल्टीवर्सेस पे कब्जा करा है, और मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करने आया हूँ। और हाँ, एक बात जान लो, आज तक मेरे सामने कोई भी ओमनीपोटेंट बीइंग नहीं टिक पाया है। और ये रहा मेरा अटेंडेंट, जो कि अकेला इतना कैपेबल है कि वो
अकेले ही इस पूरे मल्टीवर्स को मेरे घुटनों में ला करके रख सकता है। खैर, तुम देखने में इस मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट लग रहे हो क्योंकि तुमने कपड़े ओमनीपोटेंट वाले पहने हैं। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? जेनो कहता है, मेरा नाम जेनो है और मैं इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग हूँ। तो मल्टीवर्स 672 का ओमनीपोटेंस कहता है, ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है, अच्छा चलो तो मैं तुम्हें दो चीज़ें ऑफ़र करता हूँ क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो देखने में इसीलिए मैं तुम्हें दो ऑफ़र देता हूँ। पहला ऑफ़र यह है कि तुम अपना मल्टीवर्स मुझे सौंप दो बिना किसी लड़ाई के, जिससे क्या होगा कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। और दूसरा ये कि तुम अपने मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश करो, लेकिन हाँ, अगर तुम अपने मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश करोगे तो तुम मारे जाओगे। अब तुम्हें क्या मंजूर है? तभी गोकू के अंदर का सेन कहता है, देखा गोकू, मैंने सही कहा था। मैंने सही कहा था कि कोई डेफिनेटली एग्जिस्टेंस के बाहर का बीइंग है जो कि इस मल्टीवर्स पे कब्ज़ा पाने आ रहा होगा, और ठीक वैसा ही हुआ। गोकू कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन आखिर हम इसको रोकेंगे कैसे? ये तो कह रहा है ये आज तक कभी डिफीट ही नहीं हुआ है। तो उसके अंदर से आवाज़ आती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो गोकू, तुम्हें शायद याद नहीं है कि तुम्हारे अंदर कौन बैठा हुआ है। खैर, जेनो कहता है, मैं तुमसे फाइट करूँगा, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनी किंग बनूंगा, फिर चाहे मुझे जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं इस मल्टीवर्स के लिए अपनी जान भी दूंगा। तो ओमनीपोटेंट कहता है 672 मल्टीवर्स का कि ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। ऐसा बोल करके वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। जेनो कहता है, आखिर ये दोनों कहाँ चले गए? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि वो दोनों प्रेपरेशन करने गए हैं फाइट की, और हमें भी ठीक ऐसा ही करना चाहिए। जेनो कहता है, लेकिन आखिर हम उससे जीत कैसे पाएंगे? मैंने बोल तो दिया जोश में आ करके कि हम उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे रोक लेंगे, लेकिन आखिर ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो सकती है? तो ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की तरफ देखता है और कहता है, लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि मुझे पता है हम इसे कैसे रोक सकते हैं, गोकू की मदद से। गोकू कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ उस बीइंग से लड़ने के लिए और अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए। तभी सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं, लेकिन लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर गोकू बचा कैसे सकता है हमारे मल्टीवर्स को? ये तो एक आम सा मॉर्टल है, ये उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। तो ग्रैंड प्रीस्ट पूरी बात समझाता है कि आखिर गोकू एक आम बीइंग नहीं रहा है, अब वो ओमनीपोटेंट से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। गोकू भी समझाता है आखिर ये सब कैसे हुआ। खैर, उस सभी सिनेरियो को समझाया जाता है, जिसके बाद डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स भी समझ जाते हैं कि गोकू अब एक आम मॉर्टल नहीं रहा है, उसके अंदर सुपर सैन इन्फिनिटी की पावर आ चुकी है। खैर, जेनो अपोलोजाइज़ करता है सभी डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स और गोकू वजीटा से कि उसने बहुत ही बुरा किया है इस मल्टीवर्स के साथ में, और काफ़ी समय से वो बहुत बुरा करता ही आ रहा है इस मल्टीवर्स के साथ में। उसे इतने ईगो में रह करके इस मल्टीवर्स में अपना तानाशाह नहीं चलाना चाहिए था। गोकू कहता है, फिलहाल इस बारे में सोच करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है लॉर्ड जेनो, आगे जो होने वाला है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। जिसके बाद वो सभी ट्रेनिंग करते हैं और प्रिपेयर करते हैं उस फाइट के लिए, अपनी मल्टीवर्स को बचाने के लिए। लेकिन उस ट्रेनिंग के दौरान वजीटा केवल यही सोच रहा होता है कि आखिर क्या खैकरॉट में ऐसा क्या खास था कि उस सेन ने खैकरॉट को चुना? आखिर मेरे में ऐसी क्या कमी है? मैं तो प्रिंस हूँ सेयंस का, लेकिन वो सेन मेरे पास क्यों नहीं आया? आखिर क्या सच में मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ? वजीटा ये सोच रहा होता है और वो बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता है। तभी गोकू वजीटा के नज़दीक आता है और कहता है, क्या हुआ वजीटा, आखिर तुम इतने ज़्यादा सोच में क्यों पड़े हुए हो? क्या सोच रहे हो तुम आखिर? तो वजीटा कहता है, कुछ नहीं खैकरॉट, मैं, छोड़ो खैर वो सब, हमें ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद वजीटा गोकू को वहाँ से छोड़ करके चला जाता है और अपनी अलग से ही ट्रेनिंग करने लगता है। गोकू को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है, लेकिन वो इग्नोर करता है क्योंकि उसके पास समय ही नहीं था ये सब सोचने का। खैर, कुछ समय बीतता है, जिसके बाद सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स, सैनो, गोकू, वजीटा, इसी के साथ साथ हर यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स एक जगह पे जाकर के इकट्ठा होते हैं और वो अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए आखिरी युद्ध लड़ते हैं, ताकि वो अपने मल्टीवर्स को किसी दूसरे मल्टीवर्स से मर्ज होने से रोक सकें और ये चीज़ साबित कर दें कि वो कमज़ोर नहीं है पूरी एग्जिस्टेंस में। तभी वो मल्टीवर्स 672 का ओमनी किंग भी आता है, जो कि अकेले होता है, लेकिन इस बार भी उसके साथ वो अटेंडेंट आई होती है जो कि पहले भी थी। तभी
गोकू कहता है ये तो केवल 2 ही लोग आए हैं, आखिर ये हम सबको कैसे ही मार सकते हैं। लॉर्ड ज़ेनो ये वॉर तो हम जीतने वाले हैं और हम अपने मल्टीवर्स को बचा लेंगे अब। तभी ज़ेनो कहता है गोकू क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। हम अगर अपने पूरे मल्टीवर्स को भी ले आएँ और अगर वो भी इनके सामने नहीं टिक पाए तो फिर अब तुम क्या करोगे। मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं और इनको रोक पाना हमारे भी लिमिटेशंस के बियॉन्ड होने वाला है। तभी वो मल्टीवर्स 672 वाला ओमनीपोटेंट कहता है कि तो तुम लोगों ने मन बना ही लिया है हमसे फाइट करने का। खैर तुम्हारी ये आखिरी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद तो तुम वैसे भी मरने वाले हो। ज़ेनो कहता है लेकिन तुम अकेले क्यों आए हो और आखिर तुम्हारी आर्मी कहाँ पे है। तो वो ओमनीपोटेंट कहता है हमारी आर्मी, हमें उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम अकेले ही काफ़ी हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों ने बैकअप रेडी रख रखा है। अगर हम लोग किसी भी तरीके से स्ट्रगल करते हैं तो तुम्हारे इस मल्टीवर्स को पलक झपकते ही इरेज कर दिया जाएगा। इसीलिए देयर इज़ नो वे कि हम हार जाएं इस फाइट को। अगर हम हार भी जाते हैं तो भी तुम्हारा मल्टीवर्स ख़त्म होने वाला है, और अगर हम जीत जाते हैं तो फिर तुम्हारा मल्टीवर्स तो हमारा है ही। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है इन पे हमला करो, लेकिन ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट को रोक देता है। ज़ेनो कहता है 1 मिनट ग्रैंड प्रिस्ट, पहले मैं चाहूँगा कि मैं देखूँ आखिर ये ओमनीपोटेंट कितना ज़्यादा पावरफुल है। आखिर मुझे भी तो पता चले कि क्या सच में ये ओमनी किंग मेरे से लड़ने लायक है भी या फिर नहीं, या फिर ये केवल मजाक कर रहा है। तो वो मल्टीवर्स 672 वाला ओमनीपोटेंट कहता है हाँ क्यों नहीं, अभी मैं तुमसे फ़ाइट करके तुम्हें साबित कर देता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। जिसके बाद ज़ेनो और वो ओमनीपोटेंट बीइंग मल्टीवर्स 672 वाला सामने आ जाते हैं एक दूसरे के। वो ओमनीपोटेंट की बीइंग कहता है चलो तो फिर तुम मेरे ऊपर अटैक करो, आखिर मैं भी तो देखूं तुम कितने ज़्यादा शक्तिशाली हो। ज़ेनो कहता है क्या तुम श्योर हो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूं। ऐसा बोल करके ज़ेनो रेज करता है और अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि उसे इतना तो पता था ये बीइंग आसान तो नहीं होने वाला है। जिसके बाद ज़ेनो उस ओमनीपोटेंट बीइंग के ऊपर अटैक तो करता है, लेकिन उस ओमनीपोटेंट बीइंग को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो कहता है बस यही है, अरे तुम अपनी असली ओमनीपोटेंस पावर तो दिखाओ ज़ेनो, मुझे तो लग रहा है तुम मेरे ऊपर खुजली कर रहे हो केवल। तभी ज़ेनो उसी ओमनीपोटेंट बीइंग के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक मारने लगता है, लेकिन उसे रद्दी भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। ज़ेनो कहता है ये क्या हो रहा है, आखिर मेरी ओमनीपोटेंट शक्तियाँ इसके सामने काम क्यों नहीं आ रही हैं। तभी ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है मैं बताता हूँ तुम्हें, आखिर तुम्हारी ओमनीपोटेंट शक्तियाँ मेरे सामने काम क्यों नहीं आ रही हैं। मैं एक ऐसा ओमनीपोटेंट बीइंग हूँ जिसके पास ये वरदान है कि मैं जिस भी बीइंग से लड़ूंगा उसकी 50% ऑफ पावर मेरे अंदर आ जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी बीइंग की 50% ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद मुझसे कोई जीत सकता है। ज़ेनो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो तभी मैं सोचूं आखिर मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों महसूस कर रहा हूँ। वो ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है खैर बहुत हो गया, तुमसे मजाक कर लिया। ऐसा बोल करके वो ज़ेनो के ऊपर केवल एक फ्लिक मारता है और ज़ेनो जाता है सीधे ग्रैंड प्रिस्ट के पास जाकर के गिर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो क्या आप ठीक तो हैं। ज़ेनो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, ये बीइंग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, हमें इसके ऊपर एक साथ अटैक करना पड़ेगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट सभी को आदेश देता है कि वो अटैक करें उस ओमनीपोटेंट बीइंग के ऊपर। सभी लोग कर भी देते हैं, सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स और मॉर्टल्स ये एक साथ ही अटैक कर देते हैं उस ओमनीपोटेंट बीइंग के ऊपर, लेकिन उसे रद्दी भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि उसके इर्द गिर्द एक ऐसी शील्ड बनी हुई है जिसको कोई सरपास ही नहीं कर पा रहा। जो भी उस ओमनीपोटेंट बीइंग के नज़दीक पहुंच रहा है वो फेंका जा रहा है अपोजिट साइड में। और किसी भी बीइंग के अंदर इतनी जान नहीं थी कि वो उसके सामने 1 सेकंड के लिए भी टिक जाए। वो ओमनीपोटेंट बीइंग अपना हाथ बांध के खड़ा होता और कहता है ये लोग तो कितने ज़्यादा आसान है, मुझे लगता है कि इनको मारने में तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तभी उसका अटेंडेंट कहता है लॉर्ड मुझे लगता है कि आपको इनको मार देना चाहिए, आखिर टाइम पास क्यों कर रहे हैं आप इनके साथ में। तो बीइंग ओमनीपोटेंट कहता है मुझे थोड़ा फ़न कर लेने दो, आखिर ये मेरा आखिरी मल्टीवर्स होने वाला है। इस मल्टीवर्स पे कब्ज़ा करने के बाद मैं इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनी बीइंग बन जाऊंगा। तभी उसका अटेंडेंट कहता है ठीक है लॉर्ड जैसा आप चाहें, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तभी वो ओमनीपोटेंट बीइंग अपने अटेंडेंट की तरफ एक नज़र घुमाता है और उसके अटेंडेंट बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड, मेरे से गलती हो गई।
आप सही कह रहे हैं, आपको जैसा करना है आप वैसा करिए। तभी वो ओमनीपोटेंट बीइंग एक चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि दो मॉर्टल ज़मीन में खड़े हुए उसको देखे जा रहे हैं काफ़ी देर से। वो ओमनीपोटेंट बीइंग रेज करता है, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग, जितने भी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स उसको घेरे हुए होते हैं, वो सारे दूर जा कर के गिरते हैं। अब केवल उस ओमनीपोटेंट बीइंग के सामने दो लोग खड़े होते हैं, जो कि थे गोकू और वजीटा। वो ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है, तुम दोनों, आखिर तुम दोनों इतनी देर से मुझे ऐसा घूर क्यों रहे हो? क्या तुम लोग इतने काबिल हो कि मुझे हरा सको? तभी वजीटा कहता है, हाँ, हम लोग इतने काबिल हैं, लेकिन हमें लगता है कि तुम वर्ती नहीं हो हमसे लड़ने के लिए, इसीलिए हम तुम्हारे ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ उस ओमनीपोटेंट बीइंग को बुरी लगती है और वो कहता है, ना समझ, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग भी है? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं वर्दी नहीं हूँ तुमसे फाइट करने के लिए? आखिर ऐसा क्या खास है तुम दोनों के अंदर? ऐसा बोल करके वो ओमनीपोटेंट बीइंग गोकू वजीटा की तरफ एक की ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि वजीटा तो बेहोश हो जाता है, लेकिन गोकू को केवल माइनर से स्क्रैचेस ही आते हैं। गोकू कहता है, "आ, अब मुझे तुमसे फाइट करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं आखिर तुम कितने आगे तक जा सकते हो।" ऐसा बोल करके गोकू रेज करता है और अपनी ओमनी सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन इस बार वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म होता है अपनी उस ओमनी सेन वाली फॉर्म में जिसमें कि उसकी लिमिटेशंस ही नहीं होती हैं। मतलब गोकू वो ओमनीपोटेंस के भी बियॉन्ड की एनर्जी को और पावर को अब पोजेस कर सकता था। खैर, गोकू जैसे ही उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, तो ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है, ओह, तो तुम्हारे पास फॉर्म्स हैं, इसीलिए तुम इतने ज़्यादा शक्तिशाली समझ रहे हो अपने आप को। लेकिन ये फॉर्म्स भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं एक ओमनीपोटेंट हूँ। तभी पलक झपकते ही उसके सामने गोकू आ जाता है, और उस ओमनीपोटेंट को पता भी नहीं चलता है कि गोकू उसके सामने कब आ गया। ओमनीपोटेंट थोड़ा सा पीछे हटता है और कहता है, तो तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए मेरे पास? आखिर मैं सेंस क्यों नहीं कर पाया तुम्हारी स्पीड को? तो गोकू कहता है, हाँ, तुम कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम केवल ओमनीपोटेंट हो और मैं उस ओमनीपोटेंट के भी बियॉन्ड की चीज़ हूँ। वो ओमनीपोटेंट कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक ओमनीपोटेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो तो इस चीज़ से बचो। ऐसा बोल करके वो गोकू के ऊपर एक की ब्लास्ट करता है, जिससे कि गोकू को थोड़ा सा इफेक्ट होता है और वो पीछे की तरफ चला जाता है। गोकू कहता है, "हाँ, अब मेरी बारी।" ऐसा बोल करके गोकू भी उस ओमनीपोटेंट बीइंग के ऊपर एक की ब्लास्ट मारता है, जो कि उसके नज़दीक तक तो पहुंचती है, लेकिन उस ओमनीपोटेंट बीइंग को उसका कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। गोकू कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? मैं तो ओमनीपोटेंट के बियॉन्ड जा चुका हूँ, फिर भी मैं इसको क्यों नहीं मार पा रहा हूँ? तो वो बीइंग कहता है, "हम्म, तुम यही सोच रहे हो ना कि आखिर तुम मुझे मार क्यों नहीं पा रहे हो? वेल, वो इसलिए कि मैं केवल एक ओमनीपोटेंट बीइंग ही नहीं हूँ, मैं उसके बियॉन्ड ही कुछ हूँ, और मेरे पास ओमनीपोटेंस की फुल पावर है, जो कि आज तक इस एग्जिस्टेंस में कोई भी बीइंग नहीं अचीव कर पाया है। तुम खुद ही सोचो, आखिर कोई तो रीज़न होगा ना कि मैं इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनी किंग हूँ।" तभी गोकू कहता है, बस बहुत हो गया, मैं पक गया हूँ तुम्हारी ये बात सुन करके। आखिर तुम्हें कितना ज़्यादा घमंड है अपने ऊपर कि तुम इस एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये चीज़ मैं गलत साबित करके ही रहूँगा। वो ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है, ठीक है, करके दिखाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। ऐसा बोल करके वो दोबारा से हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, वो भी इतने कॉन्फिडेंस में कि उसे पता ही होता है कि गोकू उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी गोकू अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है और रेज करने लगता है। उसके रेज करने की वजह से वो पूरी जगह ही कपकपाने से लगती है। तभी उस ओमनीपोटेंट का अटेंडेंट कहती है, लॉर्ड, क्या आप देख रहे हैं ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग बन रहा है, हमें कुछ करना चाहिए इसका। तो ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है, तुम चिल करो, आखिर मैं भी देखता हूँ ये कितनी आगे तक जा सकता है। तभी गोकू रेज करते करते अचानक से ही ये एक अलग सी स्टेज पे पहुँच जाता है, जहाँ पे उसके बाल एकदम से वाइट हो जाते हैं और लंबे से हो जाते हैं। उसके सर पे एक इन्फिनिटी का साइन बन जाता है और उसकी आँखें एकदम से वाइट हो जाती हैं। उस ओमनीपोटेंट की अटेंडेंट कहती है, लॉर्ड, मुझे लगता है कि इसने इन्फाइनाइट फॉर्म अचीव कर ली है, अब इसके पास इन्फाइनाइट पोटेंशियल आ चुका होगा। तो ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है, चिल करो, मुझे नहीं लगता कि ये इसमें ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। और ठीक ऐसा ही होता है। गोकू उस फॉर्म को लूज़ कर देता है और अपनी बेस फॉर्म में आकर के ज़मीन में गिर जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। उस इन्फिनिटी फॉर्म की इतनी ज़्यादा एनर्जी को गोकू की मॉर्टल बॉडी सह ही नहीं पाती है और गोकू बेहोश हो जाता है। खैर, अब सारे ही बीइंग्स वहाँ पे धराशायी पड़े थे
कोई भी नहीं था जो कि उस ओमनीपोटेंट बीइंग के सामने खड़ा रह सके। वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उसे अपने हाथ को भी हिलाने की ज़रूरत नहीं थी और उसने पूरा मल्टीवर्स जीत लिया, वो भी अपने ही दम पे। ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है चलो अब इस मल्टीवर्स को ख़त्म करने का समय आ चुका है। तभी वजीटा को आवाज़ आ रही होती है, ऐसा लगता है वजीटा को गोकू की आवाज़ आ रही होती है, ट्रंक्स की आवाज़ आ रही होती है और बुल्मा की भी आवाज़ आ रही होती है। लेकिन वजीटा समझ नहीं पा रहा होता है कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। वजीटा भी एक डार्क प्लेस पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी उसे सामने से एक अजीब सी रोशनी आती दिखती है जो कि उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। वजीटा कहता है आखिर तुम कौन हो? तो वो एनर्जी कहती है मैं एक सेयन हूँ, मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आया हूँ। वजीटा कहता है लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करने आए हो? अभी तक तुम कहाँ थे? तो वो बीइंग कहता है, सेयन कहता है कि मैं अभी तक तुम्हारे अंदर ही था, मैं बस तुम्हें पहचान रहा था, मैं देख रहा था कि तुम काबिल हो मेरी एनर्जी के कि नहीं, और अब सही समय आ चुका है। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम इस मल्टीवर्स के लिए एक अहम बीइंग हो और तुम इस मल्टीवर्स को अपने दम पे भी जिता सकते हो और बचा सकते हो। मेरा हाथ थामो और इस मल्टीवर्स को बचाओ। इस मल्टीवर्स को फ़िलहाल तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। वजीटा कहता है लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे करूं और आखिर में तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो वो ओसियन कहता है देखो अभी तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम मेरी बात सुन सको और मुझ पे विश्वास कर सको, और ना ही मेरे पास इतना समय है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूँ सारी बात। फ़िलहाल अगर तुम्हें अपने मल्टीवर्स को बचाना है तो तुम्हें मेरा हाथ थामना ही होगा, मेरी एनर्जी को अपने अंदर जगह देनी ही होगी और इस मल्टीवर्स को बचाना होगा। वजीरा के पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है, उसे उस सेन को अपना हाथ देना ही पड़ता है। तभी वजीटा दोबारा से कॉन्शियस होता है और वो खड़ा हो जाता है। वो ओमनीपोटेंट बीइंग वजीटा को देख करके हैरान हो जाता है थोड़ा सा। ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है ओह तो तुम दोबारा से खड़े हो गए, खैर मानना पड़ेगा कि तुम मेरा एक की ब्लास्ट खा करके भी खड़े हुए हो। काफ़ी सारे गॉड्स या फिर ओमनी बीइंग तो इतना भी नहीं सह पाते हैं। तभी वजीटा एकदम सीरियस लग रहा होता है और उसकी आंखों में दिख रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वजीटा उस ओमनीपोटेंट बीइंग के सामने आता है और कहता है तुमने बहुत गलत समय चुना है हमारे मल्टीवर्स में अटैक करने के लिए। पर ऐसा बोल करके वजीटा रेज करता है और वो अपनी एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि होती है ओमनी गॉड डार्क फोर एम्परर। ये फॉर्म वजीटा को ओमनी पावर तो देती है लेकिन उसी के साथ साथ डार्क एनर्जी पे भी कंट्रोल देती है, जिसकी वजह से वजीटा ना ही केवल ओमनी पोटेंस की पावर का इस्तेमाल कर सकता था लेकिन उसको अपनी डार्क एनर्जी के साथ मर्ज करके किसी भी लेवल के बीइंग को ईजिली डिफीट कर सकता था। जैसे ही वजीटा उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है वो ओमनी पोटेंट कहता है ओह तो अब तुम्हारे पंख निकल आए हैं, तुम तो एक एंजल बन गए हो। लेकिन तुम्हारी ऐसी फॉर्म्स मेरे सामने नहीं टिकने वाली हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम इतनी देर से मेरे से फाइट करने की भी कोशिश क्यों ही कर रहे हो। तुम लोग हार मान लो ना, तुम लोग हार भी नहीं मान रहे हो अपनी। तभी गोकू को भी सपने में वही सेन दिखाई देता है। गोकू कहता है अब मैं क्या करूं, मैं तो हार गया हूं, मेरी बॉडी में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची हुई है, मैं अब इतना काबिल नहीं हूं कि मैं उस बीइंग से फाइट कर सकूं। तभी गोकू के अंदर का सेन कहता है नहीं, तुम पावरफुल हो, तुम अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो, तुम अपने एंसेस्टर पे विश्वास रखो और अपनी सेयंस प्राइड पे विश्वास रखो। तुम डेफिनेटली इस बीइंग को सरपास कर जाओगे और इसे हरा जाओगे। गोकू ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है और इसके बाद हो सकता है कि तुम्हारा मल्टीवर्स बच जाए। अगर तुम अभी खड़े नहीं हुए तो फिर तुम्हारा मल्टीवर्स को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। गोकू ये चीज़ सुनता है और उसकी बॉडी दोबारा से हील होने लगती है। गोकू कहता है नहीं, मैं अपने मल्टीवर्स को तबाह नहीं होने दे सकता हूँ। इस मल्टीवर्स ने मुझे इतनी बेहतर जगह दी है, मुझे इतना बड़ा किया है, अब अगर मैं इस मल्टीवर्स को ही नहीं बचा पाऊँ तो फिर मैं किस काम का। तभी गोकू भी कॉन्शियस हो जाता है और गोकू भी वजीटा के बगल में आ जाता है। गोकू कहता है वजीटा तुम्हारी फॉर्म तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आखिर इस फॉर्म का नाम क्या है? तो वजीटा कहता है मैंने अभी सोचा नहीं है इसका नाम, वैसे तुम ही क्यों नहीं सजेस्ट कर देते हो? तो ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है तुम लोग बकवास करना बंद करोगे?
अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुमसे फालतू पंचायत कर सकूं, इसीलिए मुझसे लड़ाई करो, मुझे तुम्हें मार करके तुम्हें मल्टीवर्स को भी अपनाना है। गोकू कहता है हाँ बस 1 सेकंड। ऐसा बोल करके गोकू दोबारा से रेज करता है और वो दोबारा से सुपर सैयन इन्फिनिटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार गोकू उस एनर्जी को किसी तरीके से कंट्रोल कर लेता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन इन्फिनिटी फॉर्म में। वो ओमनीपोटेंट पहले तो हाथ बांधे हुए होता है और इस ओवर कॉन्फिडेंस में होता है कि वो काफ़ी आसानी से इस मल्टीवर्स को मार डालेगा। लेकिन गोकू और वजीटा की ये फॉर्म्स देखने के बाद वो भी अपने हाथ को खोल देता है और कहता है तो तुम लोगों ने ये फॉर्म्स आखिर कहाँ से सीखी? तो गोकू वजीटा कहते हैं हम लोग इस मल्टीवर्स के सेयन्स हैं और हमसे स्ट्रॉन्ग इस मल्टीवर्स में कोई भी नहीं है, और जो भी इस मल्टीवर्स के ऊपर आंख उठा करके भी देखेगा हम उस बीइंग को कहीं कभी नहीं छोड़ेंगे। तुमने ठीक ऐसा ही किया है, तुमने हमारे मल्टीवर्स से पंगा लेकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो कि हम बाकी बीइंग्स का कर चुके हैं। तो अभी उस ओमनीपोटेंट की अटेंडेंट कहती है लॉर्ड कि क्या मैं आपकी मदद करूं? तो ओमनीपोटेंट कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये दोनों मेरे शिकार हैं और इसको मैं ही ख़त्म करूंगा। ऐसा बोल करके वो गोकू और वजीटा के ऊपर एक एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू वजीटा अपने एक एक हाथ से उसके दोनों हाथ को रोक लेते हैं और कहते हैं ओह, तो तुमने बिना बताए ही फाइट को शुरू कर दिया, खैर हम भी तुम्हें बिना बताए ही मार देते हैं। ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा दोनों ही उसके गट पे अपना हाथ रखते हैं और एक की ब्लास्ट करते हैं, जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो ओमनीपोटेंट बीइंग काफ़ी दूर जा करके गिरता है। उसकी अटेंडेंट ये चीज़ देख करके एकदम दंग रह जाती है। उसकी अटेंडेंट कहती है नामुमकिन, आज तक जितने भी मल्टीवर्सेस पे हमने कब्ज़ा पाया है, किसी भी मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट में इतनी दम या फिर उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो मेरे लॉर्ड को छू भी सके, और तुमने आज इनको धराशायी कर दिया। नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कमज़ोर सा मल्टीवर्स आखिर हमें कैसे हरा सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे अपना बैकअप बुलाना चाहिए और इस मल्टीवर्स को तुरंत ही तबाह कर देना चाहिए। तभी उसका लॉर्ड कहता है, ओमनीपोटेंट कहता है नहीं, हट जाओ मेरे रास्ते से, कोई कुछ भी नहीं करेगा। इन दोनों ने अब मेरे ईगो को हर्ट कर दिया है, अब इन दोनों को मैं अकेले ही मारूंगा। उसके अटेंडेंट कहती है लेकिन लॉर्ड आप समझिए बात को, ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, हमें इनको और ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हो सकता है ये हम सबको ख़त्म कर दें। तभी उसका ओमनीपोटेंट कहता है तुम शांत बैठो, नहीं तो मैं तुम्हें भी इरेज कर दूंगा इनके साथ में। उसके अटेंडेंट एकदम शांत हो जाती है। तभी गोकू वजीटा मिलजुल कर काफ़ी बुरी तरीके से उस ओमनीपोटेंट बीइंग को पीटने लगते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि वो ओमनीपोटेंट बीइंग अब एक मामूली सा बच्चा बन गया है। वही ओमनीपोटेंट बीइंग जो कि 4 मिनट पहले इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड लग रहा था कि उसने ज़ेनो, ग्रैंड प्रीस्ट और सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स एंजल्स को काफ़ी बुरी तरीके से बीट कर दिया, अब वही ओमनीपोटेंट अब गोकू और वजीटा के पैरों के नीचे पड़ा हुआ है। गोकू कहता है तुमने हमारे मल्टीवर्स को चुन करके बहुत बड़ी गलती की है, ये मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। ऐसा बोल करके गोकू अपने कामेहामेहा को रेडी करने लगता है और वजीटा अपने फाइनल फ्लैश को। जैसे ही गोकू वजीटा उस ओमनीपोटेंट के ऊपर अपने फाइनल फ्लैश मारते हैं, तभी उसकी अटेंडेंट सामने आ जाती है और वो उस फाइनल फ्लैश को खा लेती है, जिससे कि उसकी अटेंडेंट तो ऑन द स्पॉट ही मर जाती है, वो भी इतनी बुरी तरीके से जो कि उसका ओमनीपोटेंट बिल्कुल भी नहीं सह पाता। वो ओमनी बीइंग कहता है नहीं, ये कैसे हो सकता है, आखिर तुमने मेरी अटेंडेंट को मार कैसे दिया? अब तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब तुम मेरे से बिल्कुल नहीं बचने वाले। ऐसा बोल करके वो रेज करता है और वो दिखाता है अपनी ओमनीपोटेंट्स की ट्रू फॉर्म को, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली लग रही होती है। उसकी फॉर्म इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है मानो कि उसके सामने ज़ेनो और ज़ालामा एक बच्चे हों। अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था कि वो गोकू वजीटा को बहुत आसानी से पीटने लगता है। गोकू तो अपनी सुपर सैयन इन्फिनिटी फॉर्म में था, लेकिन स्टिल वो उस ओमनीपोटेंट बीइंग को छू भी नहीं पा रहा होता है। वो ओमनीपोटेंट बीइंग मानो कि बर्ज़र्क चला गया था और एकदम से पागल ही हो गया था। वो गोकू और वजीटा को एक अलग अलग जगह पे फेंकने लगता है और पूरे मल्टीवर्स में तबाही से मचा दी थी उसने। वो ओमनीपोटेंट बीइंग गोकू और वजीटा को मार मार करके दोबारा से अपनी बेस फॉर्म में ले आता है,
जिसके बाद केवल वही इकलौता ऐसा बीइंग बचा था जो कि खड़ा होता है उस पूरे अरीना में, और सभी लोग ज़मीन में पड़े होते हैं। सभी एंजल्स, सभी डिस्ट्रॉयर्स, जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू, वजीटा और बाकी जो मॉर्टल्स आए थे स्ट्रॉन्गेस्ट, वो भी। अब कोई भी नहीं बचा था उसको रोक पाने वाला। वो मानो कि एकदम ही बर्जर्क चला गया था और इतना ज़्यादा गुस्से में था कि अब उसको दिख ही नहीं रहा था कि उसके सामने क्या चीज़ आ रही है। उसके ऊपर जो भी एंजल, डिस्ट्रॉयर और मॉर्टल अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा करके, वो उन्हें एक ही चुटकी में इरेज कर दे रहा होता है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन गया होता है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करने लगता है, हर बीइंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, हर एंजल, हर डिस्ट्रॉयर, हर मॉर्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद केवल उस अरीना में 5 लोग बचे थे। एक वो ओमनीपोटेंट बीइंग, 2 ग्रैंड प्रिस्ट जेनो और 2 गोकू वजीटा। उसके अलावा वो सभी को मानो कि डोमिनेट करके इरेज कर चुका होता है। वो ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है, हाँ, तुम चारों लोगों ने मुझे मजबूर किया है इस फॉर्म को यूज़ करने में। आज तक मैंने अपनी ओमनीपोटेंस की ट्रिलियंस लाइफ में कभी भी इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया। कभी भी किसी भी बीइंग ने मुझे मेरी ट्रू पोटेंशियल का इस्तेमाल करने पे मजबूर नहीं किया है। लेकिन आज इन 2 मॉर्टल्स ने मुझे इस फॉर्म का इस्तेमाल करने पे मजबूर किया है, और ये दिन मैं पूरे एग्जिस्टेंस का एक बहुत ही ख़राब दिन बनाने वाला हूँ। मेरे सामने जितने भी मल्टीवर्स आएंगे आज, जितने भी यूनिवर्सेस आएंगे, वो नहीं बचने वाले। मैं सभी को इरेज करता जाऊँगा। ऐसा बोल करके वो भी रेज करता है, और उसके रेज करने की वजह से वो पूरा अरीना ही ब्रेक कर जाता है। इवन उसकी रेज करने की जो एनर्जी होती है वो हर यूनिवर्स में सेंस की जा सकती थी। अर्थ में गोहान, ट्रंक्स भी इस एनर्जी को सेंस कर लेते हैं। वो ओमनीपोटेंट बीइंग जाता है सीधे जेनो के पास में और उसकी गर्दन पकड़ के उठा देता है। वो ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है, तुम इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग हो ना जेनो? अब मैं दिखाता हूँ कि तुम मेरे सामने क्या हो। और उसको इतनी बुरी तरीके से दबाने लगता है मानो कि जेनो उसके सामने कोई चींटी हो। वो जेनो को एकदम से मसलने ही वाला होता है, लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट उस ओमनीपोटेंट के हाथ में अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से जेनो छूट जाते हैं। लेकिन वो ओमनीपोटेंट बीइंग इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर केवल एक ही की ब्लास्ट करता है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि ग्रैंड प्रिस्ट वहीं इरेज हो जाता है। अब केवल वहाँ पे जेनो, गोकू और वजीटा बचे होते हैं, जिसमें से गोकू और वजीटा तो अनकॉन्शियस हो चुके होते हैं। दोबारा से केवल जेनो ही होता है जो कि वहाँ पे खड़ा होता है। जेनो कैसे तैसे खड़ा होता है और वो कहता है, नहीं, मैं इस मल्टीवर्स को बचा करके ही रहूँगा। मैं भले ही इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनी किंग नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं होने दूंगा, फिर चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है अपनी जान देने का, तो फिर मैं तुम्हारी अभी इस इच्छा को पूरी कर देता हूँ। ऐसा बोल करके वो जेनो के ऊपर हाथ बढ़ाता है उसको इरेज करने के लिए, और वो जेनो को भी अपने एक ही की ब्लास्ट से इरेज कर देता है। जैसे ही जेनो इरेज हो रहा होता है तो वो गोकू वजीटा की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों ही आखिरी उम्मीद बचे हो हमारे मल्टीवर्स की। ऐसा बोल करके जेनो भी इरेज हो जाता है। अब केवल वहाँ पे गोकू, वजीटा और वो ओमनीपोटेंट बीइंग बचे होते हैं, और कोई भी नहीं होता है वहाँ पे उस ओमनीपोटेंट बीइंग को चैलेंज करने वाला। तभी गोकू वजीटा को दोबारा से होश आता है और वो दोबारा से खड़े होने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी को रिकवर होने में थोड़ा सा समय तो चाहिए ही होता है, क्योंकि वो इंस्टेंटली अपनी बॉडी को हिल नहीं कर सकते, फिर भले ही उनके पास असली सेंस की पावर ही क्यों ना हो। गोकू वजीटा थोड़ा दर्द में होते हैं और वो कराह रहे होते हैं। वो ओमनीपोटेंट बीइंग उनके नज़दीक जाता है और कहता है, हाँ, तो तुम दोनों ही बचे हो मेरे सामने, और तुम दोनों को ही मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा, क्योंकि तुमने ही मुझे इस फॉर्म को यूज़ करने पे मजबूर किया है। गोकू और वजीटा काफ़ी मुश्किल से खड़े हो पाते हैं। गोकू वजीटा से कहता है, वजीटा, हमें इसको कुछ देर के लिए रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर सकती है, और हम इससे फाइट तुरंत नहीं कर सकते हैं। वजीटा कहता है, लेकिन कैकरॉट, अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, हमें इसे मारना ही होगा। हम केवल 2 ही लोग बचे हैं यहाँ पे इससे फाइट करने के लिए। इसने सबको मार दिया है, ये एक बीस्ट है, इसे हम ही मार सकते हैं, और अगर हम लोग नहीं मार पाए इसे तो ये पूरा मल्टीवर्स खा जाएगा हमारा, हमारी फैमिली, सब कुछ तबाह हो जाएगी। गोहान, गोटेन,
ट्रंक्स, बुल्मा, चीची, कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। गोकू कहता है तुम ठीक कह रहे हो वजीटा, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी क्षमता नहीं बची इससे फाइट करने की। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा दोबारा से ज़मीन में गिर जाते हैं। उनके पास बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं होता है या फिर स्टेमिना नहीं होता है उनसे फाइट उस ओमनीपोटेंट बीइंग से फाइट करने का। तभी वो ओमनीपोटेंट बीइंग गोकू और वजीटा की तरफ भी हाथ बढ़ा देता है उनको इरेज करने के लिए। ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है चलो तुम्हारा भी समय आ चुका है, तुम्हें मैं एक आसान सी मौत दूंगा, तुमने मुझे काफ़ी अच्छी फाइट दी इसलिए। लेकिन तभी अचानक से एक अजीब से ऑराज आते हैं जो कि गोकू और वजीटा के अंदर एंटर करने लगते हैं। वो ओमनीपोटेंट बीइंग ये चीज़ देख करके हैरान रह जाता है कि ये क्या चीज़ हो रही है, आखिर ये कहाँ से आ रहे हैं। तभी गोकू और वजीटा दोबारा से खड़े हो जाते हैं और उनकी आंखें एकदम से वाइट हो जाती हैं। वो जो भी ऑरा आए होते हैं वो सेयन ऑफ यूनिवर्स के सभी सेयन्स की सोल्स होती है जो कि गोकू और वजीटा के अंदर समा जाती है। एक प्रकार से गोकू और वजीटा के अंदर सभी सेयन्स की पावर आ चुकी थी। अब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फील कर रहे थे। गोकू वजीटा दोबारा से खड़े हो जाते हैं और उनकी बॉडी से एक वाइट कलर की ऑरा निकलने लगता है। वो ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है क्या हुआ ये, आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो गोकू और वजीटा केवल अपने एक ही पंच से उस ओमनीपोटेंट बीइंग को स्टार में घुसेड़ देते हैं। वो ओमनीपोटेंट बीइंग स्टार से काफ़ी स्पीड से निकल के आता है और वो गोकू वजीटा के ऊपर दोबारा से अटैक मारता है। काफ़ी स्पीड से आने के बावजूद भी वो गोकू और वजीटा को 1 इंच भी नहीं हिला पाता। गोकू वजीटा उस ओमनीपोटेंट बीइंग की तरफ देख करके एक क्रीपी सी स्माइल देते हैं और रेज करके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ओमनी सेयन इन्फिनिटी फॉर्म में, जो कि अब तक की अचीव करी गई पूरे एग्जिस्टेंस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म थी। और इस फॉर्म को ना कोई ओमनीपोटेंट बीइंग, ना कोई गॉड, ना कोई एंजल और ना ही कोई ऐसा बीइंग जो कि पूरे एग्जिस्टेंस पे कंट्रोल पाता है अचीव कर पाया था। गोकू और वजीटा के अंदर सभी सेयन्स का पोटेंशियल आ गया था जिसकी वजह से वो इस फॉर्म को अचीव कर पाए। गोकू और वजीटा की ये फॉर्म को देख करके उस ओमनीपोटेंट की एक समय के लिए ऐसी तैसी हो जाती है। ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है नहीं, यहाँ मेरा अंत नहीं हो सकता, मैं इस कमज़ोर से मल्टीवर्स से नहीं हार सकता हूँ, मैं मिलियन ऑफ मल्टीवर्सेस का राजा हूँ, आखिर मैं कैसे इस कमज़ोर से मल्टीवर्स से हार सकता हूँ, वो भी 2 मॉर्टल से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इनसे नहीं हार सकता। तभी गोकू वजीटा एक साथ कहते हैं हमने तुमसे पहले ही कहा था, तुमने गलत मल्टीवर्स से पंगा ले लिया इस बार, और इस बार तुम्हारा खात्मा होना तय है। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा जैसे ही उस ओमनीपोटेंट बीइंग को अपने अटैक से इरेज करने जा रहे होते हैं, तभी उस ओमनीपोटेंट बीइंग का बैकअप आ जाता है। उसके मल्टीवर्स के सभी मॉर्टल्स आ जाते हैं जो कि अपने हाथ में वेपन लिए होते हैं और वो अपने वेपन की मदद से पूरे मल्टीवर्स को ही तबाह कर देते हैं और वहाँ पे सब कुछ ही ख़त्म हो जाता है। वो ओमनीपोटेंट बीइंग अपनी आंखें खोलता है तो देखता है उसके सामने कोई भी नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया, वो पूरा मल्टीवर्स ही तबाह हो गया। वो अपने बैकअप की तरफ देखता है, अपने मॉडल्स की तरफ देखता है और कहता है शुक्रिया, तुम लोगों ने आज बहुत ही बेहतरीन काम किया है, मैं तुम्हें अपने मल्टीवर्स का गॉड बनाऊंगा, डिस्ट्रॉयर बनाऊंगा। तो मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं हम जीत गए और आप अब इस मल्टीवर्स के, अब इस एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ओमनीपोटेंट बीइंग और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो हंसने लगता है और कहता है मैं इस मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन गया हूँ, सॉरी एग्जिस्टेंस का, और अब मुझे रोकने वाला इस एग्जिस्टेंस में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है खांसने की किसी की। जैसे ही वो पीछे मुड़ करके देखता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि उसके सामने बियॉन्डर खड़ा है। बियॉन्डर कहता है इतनी जल्दी जश्न मनाने की क्या बात है, अभी तो ये जंग जारी ही है। ऐसा बोल करके वो टाइम को रिवर्स कर देता है और पूरा मल्टीवर्स वापस से रिवाइव हो जाता है। जिसके बाद गोकू, कामेहामेहा और वजीटा अपने फाइनल फ्लैश को रेडी करके उस ओमनीपोटेंट और उसकी पूरी आर्मी के ऊपर मार देते हैं और उसकी पूरी आर्मी पलक झपकते ही मर जाती है और गोकू वजीटा अपनी बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। जिसके बाद उनके अंदर से वो सारे ही ऑरा निकल जाते हैं, वो सारे ही सेंस की सोल निकल जाती है जो कि पहले थी। गोकू और वजीटा आराम से ज़मीन में गिर जाते हैं और एक चैन की सांस लेते हैं। गोकू वजीटा से कहता है वजीटा
हमने आखिरकार अपने मल्टीवर्स को बचा ही लिया। लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट और सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स अगर नहीं होते हमारे साथ तो फिर हम ये काम नहीं कर पाते। वजीटा कहता है तुम ठीक कह रहे हो कैकरॉट, अगर वो बींग्स नहीं होते तो हो सकता था कि हम आज इस ओमनीपोटेंट को नहीं हरा पाते। लेकिन कैकरॉट, क्या तुमने एक चीज़ गौर की? गोकू कहता है अगर कैसी चीज़? तो वजीटा कहता है अगर हमने इस एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनी किंग को मार चुके हैं, इसका मतलब है कि हम इस एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुके हैं अब। गोकू कहता है हाँ, इस चीज़ पे तो मैंने गौर ही नहीं किया। क्या सच में हम इस एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुके हैं अब? तभी वहाँ पे वो बियॉन्डर आता है और कहता है हाँ, तुम लोग अब इस एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुके हो। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अब तुम्हें एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है। गोकू कहता है कैसा काम? हमने उस ओमनीपोटेंट बीइंग को मार तो दिया, अब आखिर कैसा काम बचा हुआ है? तो वो बियॉन्डर कहता है हाँ, तुमने उस ओमनीपोटेंट बीइंग को भी मार दिया, तुम्हारे मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट बीइंग भी मर गया, लेकिन अब इन दोनों मल्टीवर्सेस को संभालेगा कौन? इस मल्टीवर्स में तो कोई ओमनीपोटेंट बीइंग है ही नहीं, और जिस ओमनीपोटेंट बीइंग को तुमने मारा है उसके मल्टीवर्स में मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आते हैं। अगर उसके ऊपर गौर नहीं किया गया तो वो पूरे मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस तबाह हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं देख सकता होते हुए। एज अ बियॉन्डर मुझे एग्जिस्टेंस में थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए। तो वजीटा कहता है आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, क्या हम उसके मल्टीवर्स को संभालें? तो बियॉन्डर कहता है हाँ एग्जैक्टली, तुम आप इस एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुके हो, तो तुम्हारे हाथ में मैं ये जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ कि तुम इस एग्जिस्टेंस के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मल्टीवर्स के दो ओमनी किंग बनो। क्या तुम ये करना चाहोगे? ऑब्वियसली मैं तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी भी फैमिली है और तुम मॉर्टल्स हो। अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो और इस ऑफ़र को ठुकराना चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं है, मैं किसी दूसरे बीइंग को चुन लूँगा जो कि ओमनीपोटेंट बीइंग बनने के काबिल होगा। गोकू कहता है जी लॉर्ड, आप ऐसा कर सकते हैं, हमारा इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हम अपनी फैमिली के साथ में और अपने मल्टीवर्स में ही खुश हैं। बस आप हमारे मल्टीवर्स के ओमनी किंग लॉर्ड ज़ेनो को रिवाइव कर दीजिए। बियॉन्डर कहता है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मल्टीवर्स के ओमनी किंग को रिवाइव कर दूं? क्या सच में तुम ऐसा चाहते हो? गोकू कहता है हाँ लॉर्ड, मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि लॉर्ड ज़ेनो ने भले ही हमसे झूठ बोला, हमारे यूनिवर्स ज़ेन को इरेज किया, वो हमें भी मारना चाहते थे, लेकिन स्टिल एट द एंड वो एक अच्छे ओमनी बीइंग थे। उन्होंने हमारे मल्टीवर्स को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, और मुझे लगता है कि उनसे बेस्ट ओमनी किंग कोई भी नहीं हो सकता इस मल्टीवर्स के लिए। वो बियॉन्डर कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी विश, मैं अभी उसे रिवाइव कर देता हूँ, लेकिन उस ज़ेनो को थोड़ा समझाना और बताना कि इस मल्टीवर्स को कैसे मेंटेन किया जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ज़ेनो काबिल है इस मल्टीवर्स को संभालने के। लेकिन अगर अब तुम कह रहे हो तो फिर मुझे तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी। ऐसा बोल करके वो बियॉन्डर ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को रिवाइव कर देता है, जिसके बाद वो बियॉन्डर वहाँ से गायब हो जाता है। खैर ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो वहाँ पे आते ही एकदम दंग रह जाते हैं। ज़ेनो कहता है कि क्या हुआ, आखिर वो ओमनीपोटेंट बीइंग कहाँ गया, और ये सब शांति कैसे हो गई हमारे मल्टीवर्स में? तो गोकू और वजीटा कहते हैं चिल लॉर्ड ज़ेनो, अब सब कुछ शांत हो चुका है, हम दोनों ने मिल करके उस ओमनीपोटेंट बीइंग को मार डाला और अब हमें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ेनो कहता है क्या, तुम दोनों ने मिल करके उसे मार डाला, लेकिन आखिर तुमने हमें कैसे रिवाइव किया? तो गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो, आप उसके बारे में छोड़ दीजिए सोचना और कुछ अपने मल्टीवर्स पे ध्यान दीजिए। और हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अब आप अपने मल्टीवर्स पे ध्यान दीजिएगा, अब आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। ज़ेनो कहता है तुम ठीक कह रहे हो गोकू, मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग बन जाओ, क्योंकि मैं अपने आप को अब इस काबिल नहीं समझता हूँ कि मैं इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग रहूँ। गोकू कहता है नहीं लॉर्ड ज़ेनो, आप इस मल्टीवर्स को काफ़ी अच्छे से संभाल रहे हैं, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस अब आपसे मेरी यही विनती रहेगी कि कभी भी किसी भी बीइंग को इसलिए मत इरेज कर दीजिएगा कि क्योंकि वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ज़ेनो कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगा।
जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रिस्ट उस मल्टीवर्स का ध्यान रखते हैं दोबारा से अच्छे से, और इस बार वो यूनिवर्स सेयन के बारे में भी सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं गोकू वेजिटा को। और जो सेयन्स जेनो से बदला चाहते थे उन्होंने भी जेनो को माफ़ कर दिया था, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि जेनो अब सुधर गया है और अब ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाला फ्यूचर में। खैर, गोकू वेजिटा एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, उनकी अर्थ एकदम सही से फ्लो करने लगती है और एकदम सब कुछ बढ़िया हो जाता है। गोकू अपने आगे की ट्रेनिंग को जारी रखता है और इस बार गोकू सोचता है कि वो वीस के साथ ट्रेनिंग ना करके गोकू वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करेगा और ओमनी सेन जैसी फॉर्म को अचीव करेगा, सुपर सेन इन्फिनिटी जैसी फॉर्म को अचीव करेगा। क्योंकि गोकू और वेजिटा को ये तो समझ में आ गया था कि सेयन्स के पास ऐसी ऐसी फॉर्म्स थी जो कि एंजल्स, डिस्ट्रॉयर्स और ओमनी किंग को भी डिफीट कर सकती थी। इसीलिए वो अब एंजलिक फॉर्म, डिस्ट्रॉयर फॉर्म को छोड़ करके सेयन्स की ही फॉर्म को अचीव करने के पीछे पड़ गए थे और काफ़ी समय में वो इस चीज़ को हासिल कर भी लेंगे। वेजिटा गोकू से कहता है, काकारोट, क्या अभी भी तुम्हारे अंदर उस सेयन का वास है और क्या अभी भी तुम उस ओमनीसियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? ट्रेनिंग के दौरान वेजिटा ने ये चीज़ गोकू से पूछी तो गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मुझे नहीं लगता कि अब मैं ओमनीसियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। अब उस सेयन ने लॉर्ड जेनो को माफ़ कर दिया है, उसका मेन मोटो यही था कि वो लॉर्ड जेनो से बदला ले सके, लेकिन अब क्योंकि लॉर्ड जेनो सुधर चुके हैं इसीलिए उसने अपना ये मोटिव छोड़ दिया और वो मेरी बॉडी से निकल गया। इसीलिए अब मुझे लगता है कि मुझे अपने दम पे ही उस ओमनीसियन फॉर्म को अचीव करना पड़ेगा। वेजिटा कहता है, लेकिन आखिर वो फॉर्म, मतलब कि वो सेयन अभी भी एग्जिस्ट करता होगा मल्टीवर्स में कहीं पे? मुझे तो ये चीज़ जान के हैरानी हुई थी कि तुम्हें सपने के दौरान वो सेयन मिला था। आखिर ये चीज़ सुनने में ही कितनी ज़्यादा अनरियल लगती है। गोकू कहता है, अनरियल तो है लेकिन ये फैक्ट है। खैर, वहीं जेनो के पैलेस पे जेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, क्या तुम्हें कुछ प्लान सूझा है फ़न के लिए? काफ़ी समय हो गया और हमने टूर्नामेंट भी नहीं ऑर्गेनाइज़ करवाया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, अभी इतनी बड़ी फ़ाइट हो गई हमारी एक दूसरे ओमनी किंग के साथ में और आपको बिल्कुल भी फ़न नहीं आया उसमें? जेनो कहता है, उसमें क्या ही फ़न आना था, उसमें तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसीलिए उसमें फ़न नहीं आया। मुझे ऐसी फ़ाइट देखनी है जिसमें मैं स्ट्रॉन्ग फील करूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, आप कब सुधरेंगे? अभी तो आपने मना किया था ना कि आप पुरानी आदतों को छोड़ देंगे, लेकिन स्टिल आप वही कर रहे हैं। जेनो कहता है, अगर मैं पूरी तरीके से ही अपने आप को बदल दूंगा तो फिर क्या ही मज़ा आएगा। थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो और थोड़ा सा पहले जैसे रखो तो थोड़ा फ़न आएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ठीक है लॉर्ड जेनो, मैं दोबारा से एक टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन कराता हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट दोबारा से एक टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन कराता है और दोबारा से सेम चीज़ होने लगती है। मल्टीवर्स एकदम सही से फ्लो करने लगता है और बियॉन्डर भी उस दूसरे मल्टीवर्स को कोई ना कोई ओमनीपोटेंट नियुक्त कर देता है। सब कुछ एकदम सही चलने लगता है। जिसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और काफ़ी सालों बाद गोकू अपनी ओमनीसियन फॉर्म भी अचीव करना सीख जाता है। जिसके बाद वो मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल नहीं बल्कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग ही बन जाता है और वो जेनो को भी सरपास कर जाता है, वो भी अपने दम पे, बिना किसी की मदद के। खैर, अब ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है और तुम्हें ये मूवी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती थी वो भी ज़रूर बताना। खैर, अब मुझे तुम्हें एक और चीज़ एक्सप्लेन करनी है, वो ये कि आने वाले समय में मैं अपना एक नया गेमिंग चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं ड्रैगन बॉल स्पार्किंग ज़ीरो, ड्रैगन बॉल जीनोवर्स 2 ऐसे गेम्स खेलूँगा जिसमें अपनी मैं मांगा को इम्प्लीमेंट करूँगा। अब तुम लोग भी बोर हो गए होगे कि केवल ये पिक्चर्स देख देख करके, केवल स्टोरी सुन सुन करके, तो मैंने सोचा थोड़ा फ़न किया जाए, क्यों ना मॉड्स की मदद से गेम में अपनी मांगा को इम्प्लीमेंट किया जाए। इसीलिए कुछ समय में मैं अपने गेमिंग चैनल भी इंट्रोड्यूस करूंगा जिसमें कि मैं ऐसी ही मांगास इम्प्लीमेंट करूंगा और गेम खेलूंगा जो कि तुम्हें और भी ज़्यादा फ़न लगेगी। खैर, जब भी मैं उस चैनल को स्टार्ट करूंगा मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में और वीडियो में ज़रूर अनाउंस करूंगा। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ और मूवीज़ तुम कभी भी मिस ना कर सको। और हाँ, मेरे आने वाले चैनल की भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल सके ताकि तुम अपने आप को एंटरटेन रख सको। और हाँ गाइस, इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला क्योंकि ये एक मूवी है और जो नेक्स्ट मूवी आएगी
वो डेफिनेटली इससे डिफरेंट होने वाली है, जिसके रिगार्डिंग मैं बहुत जल्द ही एक पोल कंडक्ट करूँगा। तो जा कर के उस पर अपना वोट कर देना, ताकि तुम्हारे वोट की मदद से मैं अपनी नेक्स्ट मूवी को चूज़ कर सकूं और उस पर नेक्स्ट मूवी बना सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें ये मूवी कितनी ज़्यादा पसंद आई या फिर कितनी ज़्यादा बेकार लगी, और कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक की या फिर कहाँ कहाँ नहीं की। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।